अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं समझना स्टेटस टॉगल बार को। स्टेटस टॉगल बार की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये स्टेटस टॉगल बार है। ये कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कि हमें अपने अकॉर्डिंगली यूज़ करना होता है, इनको ऑन या ऑफ करना होता है, और ये ऑटोमेटिकली ऑटोकैड वाले जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रिड लाइन्स की। ग्रिड लाइन्स अगर आपको अपने व्यू पोर्ट में चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, सिंपली क्लिक कीजिए, या फिर आप F7 दबाएंगे अपनी कीबोर्ड से तो भी ये एंटर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर ग्रिड सेटिंग जो है वो ऑन हो गया है, मतलब आपको जो ग्रिड लाइन्स है वो आपको शो होने लग गया है। आप इसके अंदर आराम से ड्राइंग्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ये मेजर लाइन्स दिख रही होंगी आपको ग्रिड सेटिंग में, ये आपको डार्क डार्क ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, और ये हर एक 5 इंटरवल पे आपको दिख रहे होंगे। मतलब 5 जो है आपको ग्रे लाइन्स दिख रहे होंगे, उसके बाद 5th नंबर पे जो है वो आपको डार्क लाइन दिख रहा होगा। मतलब हर 5th नंबर पे ये डार्क डार्क मेजर लाइन्स दिख रही हैं, और बीच में जो है वो 4 माइनस लाइन है। और इसके अगर आप ग्रिड सेटिंग की अगर बात करेंगे तो आप इसको ग्रिड सेटिंग में जाके चेंज भी कर सकते हैं, और इनकी यूनिट्स को भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाऊँगा मैं ग्रिड सेटिंग में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रिड स्पेसिंग का ये जो पूरा है आपको एक अलग से टॉगल दे रखा है, एक अलग से डायलॉग बॉक्स दे रखा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ग्रिड एक्स स्पेसिंग जो है, मतलब एक यूनिट जो है ग्रिड की वो 10 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं ऑलमोस्ट 5। अगेन ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा क्योंकि एक्स और वाई डायरेक्शन में दोनों ही साइड में वो सेम चलता है। अब यहाँ पर बात करते हैं मेजर लाइन्स एवरी 5 जो है इंटरवल्स पे आ रहा है, हम इसको कर देंगे 10। तो 10 करते ही जैसे मैं इसको ओके प्रेस करूँगा, अब आप देखेंगे कि इसकी स्पेसिंग जो है वो बढ़ गई है। अभी ये ऑलमोस्ट 5 की स्पेसिंग पे हो चुका है, और हर 10 इंटरवल के बाद मेजर लाइन्स आ रहा है। अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि हर 10 के बाद ही एक मेजर लाइन जो है आपको दिखेगा यहाँ पर। अब हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेटस की, और वो है स्नैप मोड। स्नैप मोड अगर आप ऑन करते हैं, आपको सिंपली क्लिक करना है स्नैप मोड पे, या फिर आप F9 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ऑन करता हूँ। अब आप देखेंगे कि मैं कोई भी कमांड को एक एक्टिव कर लेता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि मैं लाइन कमांड को एक्टिव कर रहा हूँ। अब देखेंगे मेरा जो कर्सर है ना वो सिर्फ इस ग्रिड के अराउंड ही घूम रहा है, मतलब ये ग्रिड को नहीं पकड़ रहा है, ये एक इंटरवल पे पकड़ रहा है। अगर आप देखेंगे एक इंटरवल पे, मतलब मेरा माउस जो है वो इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। इसने एक इंटरवल सेट कर रखा है और इस ग्रिड पे चल रहा है, लेकिन एक इंटरवल के अकॉर्डिंग। तो इसको भी अगेन चेंज करने के लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप स्नैप सेटिंग पे आएंगे। स्नैप सेटिंग अगेन आपको उसी सेम डायलॉग बॉक्स पे लेके जाएगा जहाँ पे हमने ग्रिड स्पेसिंग देखी थी। यहाँ पर आप स्नैप ऑन देखेंगे। अब स्नैप ऑन पे क्या कर रखा है, इसने 10 ले रखा है। हमने यहाँ पर ग्रिड स्पेसिंग जो है वो 5 की ले ली थी। तो यहाँ पर अगर आप 5 पे लेते हैं इसको भी, और ये ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा, तो ये हर एक ग्रिड पे जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये ग्रिड टू ग्रिड मूव करेगा, ये देख रहे हैं सिंगल ग्रिड पे, क्योंकि हमने वो स्पेसिंग जो है वो ग्रिड के अकॉर्डिंग दे दी है। तो यहाँ पर आप जो है स्नैप मोड ऑन करके भी काम कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं इन दोनों को ही ऑफ रखता हूँ और उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग ही काम करता हूँ, जैसे मेरे को वर्क करना है वैसे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑर्थो मोड है, जो कि आपका अगर आप कीबोर्ड से F8 एंटर करेंगे तो वो डायरेक्टली सिंपली जो है वो एक्टिव हो जाएगा, या आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये एक्टिव हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी लाइन कमांड लेता हूँ या कोई भी कमांड लेता हूँ तो आप देखेंगे जो मेरा माउस है या मेरा कर्सर जो है वो किसी और एंगल पे नहीं जा रहा है, मतलब ये सिर्फ 90 डिग्री पे काम करेगा। मतलब कि या तो ये लाइन सिर्फ बनाएगा हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर लाइन्स बना रहा हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि आप चाहे तो स्नैपिंग करवा सकते हैं यहाँ पर, मतलब आपने एक लाइन बना रखी है, यहाँ पे आप स्नैप करवा दीजिए तो वो ऑटोमेटिकली टिल्ट कर देगा। लेकिन आप अपनी लाइंस को जो है वो सिर्फ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ही मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री पे ही वर्क करता है। तो अगर आपको कोई भी स्ट्रेट लाइन बनानी है, कोई भी अपने ऑटोकैड पे फ्लोर प्लान्स पे जो है आपको वॉल्स बनाने हैं या कोई भी विंडो बनानी है, तो आप ऑर्थो मोड ऑन करके ही जनरली बनाते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलर ट्रैकिंग की। अब आप देखेंगे ऑर्थो मोड और पोलर ट्रैकिंग में एक सिमिलरिटी, और वो ये कि जैसे ही आप पोलर ट्रैकिंग को क्लिक करेंगे ऑर्थो मोड ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप F10 प्रेस करके भी कर सकते हैं, या मैं डायरेक्टली सिंपली क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ऑन हो चुका है और ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया है। अब इसको समझते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कमांड जो है वो एक्टिव करवा लेता हूँ, जो कि है लाइन कमांड। तो यहाँ पर मैंने एक्टिव करवा लिया है लाइन कमांड को। अब आप देखेंगे कि इसमें और ऑर्थो मोड में फ़र्क ये है कि जैसे ही मैं अपने माउस को मैं किसी भी एंगल में ले जा सकता हूँ, लेकिन ये 90 डिग्री पे जैसे ही मैं ले जाऊँगा ना 0 डिग्री पे, आप देखेंगे एक ग्रीन कलर की लाइन जो है वो मुझे गाइड कर रही है कि यहाँ पर आपका 0 डिग्री है। वही अगर मैं 90 पे लेके जाऊँगा तो अगेन ये मुझे गाइड कर रही है, ग्रीन कलर की लाइन जो है कि आपका यहाँ पर 90 डिग्री आ चुका है। मतलब कि ये मुझे गाइड कर रही है 90 डिग्री पे, ठीक है, 90 डिग्री पे गाइड कर रही है, मुझे बनाने में इजी होगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया 0 डिग्री, तो मैं किसी भी एंगल पे ले जा सकता हूँ, लेकिन ये मुझे गाइड करेगी 90 डिग्री के अलॉन्ग भी, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री,
अगर मुझे चाहिए कि ये मुझे गाइड करे हर 45 डिग्री पे या हर 30 डिग्री पे, तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे टॉगल डाउन करने का ऑप्शन होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 90, 180, 270 और 360 पे जो है गाइड कर रही है। आप चाहे तो 45 डिग्री या 30 डिग्री पे भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं कर लेता हूँ 45 डिग्री पे। तो अब मैं कोई भी लाइन को या किसी भी चीज़ को एक्टिव करता हूँ कमांड को, तो जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा ये हर मेरे को 45 डिग्री पे भी एक ट्रैकिंग लाइन दिखाना स्टार्ट कर देगी। ये देखिए 45 डिग्री। तो इस तरीके से आप जो है पोलर ट्रैकिंग का यूज़ जो है वो कर सकते हैं। जनरली ये 90 पे रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, आप बाय डिफ़ॉल्ट 90 पे रख सकते हैं। और अगर आपको खुद का कोई अपना एंगल स्पेसिफिक चाहिए, जैसे कि आपको हर 20-20 पे जो है वो आपको एंगल पे जो है वो ट्रैकिंग लाइन चाहिए, तो आप ट्रैकिंग सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एडिशनल एंगल आपको चाहिए। एडिशनल एंगल पे आप न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना 20 लिख देना है। सिर्फ 20 लिखना है आपको, अगर आपको 20 के डिफरेंस पे चाहिए, और आप डायरेक्ट ओके प्ले कर देंगे। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पर आप एक्टिव कर लेते हैं 20 के अकॉर्डिंग, तो आपका आ गया होगा यहाँ पर ये रहा 20, 40, 60, 80। आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आप लाइन जो बनाएंगे वो हर 20-20 पे ही आपको दिखाएगा। 20 डिग्री एंगल, 40 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल। तो आई होप सो कि आपको ये पोलर ट्रैकिंग भी कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, और ये ऑर्थो मोड भी। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉगल की बात कर लेते हैं, और आपको यहाँ पर दिखेगा डायनामिक इनपुट। अगर आपको यहाँ पर डायनामिक इनपुट नहीं दिख रहा है तो आपको सिंपली इस कस्टमाइज ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ से आप डायरेक्टली डायनामिक इनपुट को जो है वो ऑन कर सकते हैं अगर आपको नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब डायरेक्टली आप यहाँ से सिंपली क्लिक करके आप ऑन कर सकते हैं, या फिर आप डायनेमिक मोड जो है DYNMODE डायनेमिक मोड जो है इसका कमांड एक्टिव कर सकते हैं, तो डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको एक्टिव करूँगा इस कमांड को, तो अब मैं कोई भी कमांड को एक्टिव कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि लाइन कमांड को मैं एक्टिव कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ना आपको डायरेक्टली इस कर्सर के साइड में जो है वो लेंथ और ये विड्थ लिखा हुआ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि आप जो भी कमांड लेंगे उसके अकॉर्डिंग ये कर्सर के साइड में ही आपको गाइड करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि अगर मैं लाइन ले रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये पूछा है पहले लेंथ, तो मैं अगर लेंथ डाल देता हूँ 100, उसके बाद अगर मैं टैब दबाऊंगा तो ये मेरे से एंगल भी पूछेगा। मतलब इस लाइन को हम जिस जिस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो सारे ही मुझे जो है वो डायनेमिक मोड जो है वो हेल्प आउट करेगा। मैं यहाँ पर ले देता हूँ 40 और एंटर, तो ये 40 डिग्री पर जो है वो 100 की लाइन क्लिक कर चुका है। अगर मैं डायनेमिक मोड को ऑन नहीं करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर सिंपली बस मेरे को अपने अकॉर्डिंग ही जो है वो 45 पे जो है एंटर करना पड़ेगा, या एक अपना 100 टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट 100 टाइप करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। या फिर आपको एंगल साइन लगा के काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम डायनेमिक मोड को ऑन करते हैं तो ये काफ़ी हमारी हेल्प कर देता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं मुझे एरे करना है। अगर मुझे एरे करना है, मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया और एक एरे कमांड को एक्टिव करता हूँ एरे, तो यहाँ पर ये मेरे से रेक्टेंगुलर, पाथ और पोलर पूछ रहा है। तो यहाँ पर तो वो सारी चीज़ें होंगी ही, लेकिन ये कर्सर के साइड में ही हो जाए उसके लिए हम डायनेमिक मोड को ऑन करते हैं। तो मैं अभी कमांड से बाहर आ चुका हूँ और मैं डायरेक्ट डायनेमिक मोड को ऑन करता हूँ, और अब मैं करूँगा एरे कमांड को अगेन से एक्टिव। और जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूँगा और स्पेस एंटर करूँगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ऑप्शन दिखाना स्टार्ट कर दिया है इसने। और यहाँ पर तो ऑप्शन आ ही रहा था, लेकिन अब ये कर्सर के साइड में भी, कॉर्सर के साइड में भी आना स्टार्ट कर दिया है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि डायनेमिक मोड जो है वो आपको गाइड करता है उस कमांड के अकॉर्डिंग। आपको जहाँ जहाँ पर जो जो चीज़ की यूजेस होते हैं वो आपको गाइड करता है। तो डायनेमिक मोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है बहुत सारी चीज़ों में। अगर आपको चाहिए तो आप इसको ऑन रख सकते हैं। मैं जनरली ऑन रखता हूँ, और इससे पहले आपने जितने भी कोर्सेज में जो है आपने वीडियोस देखे होंगे उसमें ये डायनेमिक मोड ऑन ही होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट टूल की, और वो है सिंपल स्नैप कर्सर टूल। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्नैप कर्सर टूल है, ये तब से ही ऑन है जब से मैं आपको इस कोर्स को समझा रहा हूँ। अगर मैं इसको ऑन नहीं रखूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या होगा। मान लीजिए मुझे इस ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से स्टार्ट करना है, तो ये कोई पॉइंट पकड़ ही नहीं रहा है। मतलब इस पॉइंट पे अगर मेरे को पकड़ाना है नहीं पकड़ेगा, अगर मेरे को मिड से पकड़ना है तो भी नहीं पकड़ रहा। मतलब ये कोई पॉइंट को पकड़ के पिक कर ही नहीं रहा है, और मेरे को एक गाइडेंस जो है वो दे ही नहीं रहा। तो मुझे क्योंकि रेफरेंस चाहिए और एक गाइडेंस चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल स्नैप टूल को सिंपली क्लिक करके एक्टिव करूँगा, या फिर आप F3 टाइप करके भी स्नैप को जो है वो ऑन कर सकते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट कमांड भी है वो है O स्नैप। तो मैं O स्नैप जो है वो टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली F3 से भी आप कर सकते हैं, या इस पर सिंपली आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, और अब आपको ये कोई भी आप कमांड को एक्टिव करते हैं तो ये आपको गाइड करेगा एंड पॉइंट से। अगर आप करेंगे मिड पॉइंट से तो वो आपको एक्टिव करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी फिर कुछ ऑप्शंस होते हैं। अगर आप इसको टॉगल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने जिन जिन पॉइंट्स को चेक कर रखा है ना, ये सिर्फ उन्हीं को ही गाइड कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कि ये ज्योमेट्रिक सेंटर है, अब मुझे इस ज्योमेट्रिक सेंटर को भी लेना है, मतलब इस ज्योमेट्री का मुझे सेंटर चाहिए। तो मैं अगर अपना एक कमांड एक्टिव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लेने की कोशिश करता हूँ इस ज्योमेट्री का, तो ये मेरे को कोई भी ज्योमेट्री का सेंटर नहीं दे रहा। लेकिन अगर वहीं मैं यहाँ पर क्लिक करके ज्योमेट्रिक सेंटर को एक्टिव कर लेता हूँ, तो अब आप देखिए कि मैं
लाइन कमांड को एक्टिव कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको अब सेंटर दिखना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, तो आपको ये अपने अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ करना होता है। अगेन आप OS टाइप करके भी ओ स्नैप मोड ऑन कर सकते हैं और यहाँ से भी आप ज्योमेट्रिक सेंटर मिड पॉइंट ये सब चीज़ें जो है एक्टिव कर सकते हैं। तो जनरली हमें सिर्फ वही सारे पॉइंट्स को एक्टिव करना होता है जो कि हमारे यूज़ में आने वाले हैं, नहीं तो आपको ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ड्राइंग बनाते वक्त बार बार आपको जो है इरिटेट कर सकते हैं कि बीच में कोई भी पॉइंट आना या पकड़ना स्टार्ट कर देगा ये। तो हमें बहुत सोच समझ के इनको एक्टिव करना पड़ता है और एक एक ऑब्जेक्ट को जो हमें समझना पड़ता है। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने जो है एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, इंटरेक्शन और इंटरसेक्शन, एक्सटेंशन और टेंजेंट जो है वो एक्टिव कर रखा है। फिलहाल मैं टेंजेंट को भी बंद कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है यहाँ पे एक्टिव। तो आई होप सो कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप इनको एक्टिव करके और इनसे गाइडेंस ले सकते हैं। जनरली ये ऑन रहता है और अगर आपको ये स्नैप कर्सर 2D जो है वो आपको नहीं दिख रहा हो तो आप यहाँ से भी जाके स्नैप को ऑन कर सकते हैं। आपको ये सारे ऑप्शन जो है वो इस जगह पर आपको देखने को मिल जाता है। तो इस पूरे प्रॉपर्टी के हम टैब के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या इसके अंदर सेटिंग है और कैसे कैसे हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके लिए एक सिनारियो बना लिया। मुझे इसको सेंटर लाइन बनाना है, कलर्स करने हैं, ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे और प्रॉपर्टी पैलेट को हम कंप्लीटली समझने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मुझे इस ऑब्जेक्ट का आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाय लेयर। मतलब ये ब्लैक कलर का क्यों आ रहा है? ये ऑटोमेटिकली ब्लैक कलर का इसलिए आ रहा है क्योंकि ये लेयर के अकॉर्डिंग जो है वो ड्राइंग्स बना रहे हैं। और लेयर में कौन सा कलर हो रखा है अभी आप देखेंगे करंट लेयर में, तो वो 0 हो रखा है। अभी हम लेयर बनाना सीखेंगे, लेयर को भी समझना स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट कलर को असाइन कर सकते हैं। कलर को असाइन करना मतलब कि अगर मैं लेयर की प्रॉपर्टी नहीं चाहता कि इसके अंदर लेयर की प्रॉपर्टी रहे तो मैं डायरेक्ट रेड कलर दे सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो रेड कलर अप्लाई हो चुका है। वहीं अगर मैं सेम चीज़ अगर देखूँ इसी ऑब्जेक्ट का, अगर मैं चेंज करता हूँ, मान लेते हैं इसकी लाइन विड्थ को, ठीक है, तो मैं लाइन विड्थ मान के चलता हूँ, मैं इसको चेंज करता हूँ 50 mm पे, तो यहाँ पे आपको सारे ही लाइन विड्थ जो है वो कंप्लीटली देखने को मिल जाएंगे नेक्स्ट में, और लाइन विड्थ का आपको ये साइन भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको 50 mm का कर दिया, मतलब इसकी थिकनेस जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। लेकिन इसके लाइन विड्थ और इसके लाइन विड्थ में ज़्यादा आपको फ़र्क दिख नहीं रहा होगा, बल्कि अगर आपकी इसकी लाइन विड्थ की बात करेंगे तो मैं इसको 0.0 mm पे कर देता हूँ और ये है 0.50 mm पे, लेकिन तो भी आपको लाइन विड्थ का डिफरेंस इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये जो आपकी लाइन कमांड है ना वो यहाँ पर है, आपको दिखेगा अगर लाइन विड्थ, तो ये शो नहीं हो रहा है, ये अभी अनहाइड है। ठीक है, तो आपको शो करने के लिए या तो आप LW डिस्प्ले करोगे, मतलब लाइन विड्थ डिस्प्ले, या अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है टॉगल पर तो आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको डायरेक्ट लाइन विड्थ पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपको ये ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट आप ऑन करेंगे और ऑन करते ही आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि है आपका लाइन विड्थ 0.50 mm का। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि हम लाइन विड्थ कैसे असाइन करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि मुझे इस ऑब्जेक्ट के लाइंस को चेंज करना है। तो लाइंस को चेंज करने के लिए यहाँ पर आ रहा है ब्लॉक का ऑप्शन, कंटिन्यूअस का ऑप्शन या फिर अदर्स का ऑप्शन। तो हम एक बार अदर्स में चलते हैं और अदर्स में चल के देखते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा अगेन 3, लेकिन मुझे इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं और लोड करवाऊंगा। लोड इसलिए करवाना है कि मैं पहले इनके और ऑप्शंस को देख लूँ और उसके बाद उनकी सेटिंग्स को चेंज करूँ, तो मुझे और ज़्यादा लोड करवाना है। तो यहाँ पर कुछ ऑटोकैड का जो है वो एरर दिख रहा है क्योंकि अगेन वो मेरे इशू है, बग्स है, इसलिए। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि अब ये लोड होना स्टार्ट हो रहा है और ये आपको बहुत सारे आईसो डैश, ये डैश वाली लाइन दिखाएगा, आईसो डैश स्पेस के साथ दिखाएगा। ठीक है, तो मैं अभी जो है आईसो डैश कर लेता हूँ ये वाली लाइन को। ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया, तो ये यहाँ पर लोड हो गया है। अब ये यहाँ पर लोड हो गया तो मैं डायरेक्टली इसको ओके करूँगा, इसको सेलेक्ट करके ओके करूँगा तो ये लाइन जो है वो उसके टाइप का बन जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये लाइन तो चेंज हुआ ही नहीं, ना ये हुआ ना ये हुआ, वो इसलिए क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ लोड करवाया है, असाइन नहीं करवाया। अब असाइन करने के लिए आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पर जाएंगे आप लाइन विड्थ पे, लाइन टाइप पे, और यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे कि ये डैश स्पेस जो है वो बन चुका है, जो हमने लाइन सेलेक्ट किया था, डैश स्पेस। तो इस तरीके से जो है हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो चेंज करते हैं। अगर आपको इसकी और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ चाहिए, टॉगल डाउन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है और टॉगल डाउन करता हूँ और इसकी ट्रांसपेरेंसी को, ये मैक्सिमम जो है 90 जाता है, 100% नहीं जाएगा, नहीं तो वो इनविजिबल ही हो जाएगा। तो 90 जाता है मैक्सिमम और जो मिनिमम है 0 मतलब ओपेक हो जाएगा। तो ये कंप्लीटली आपको जो है ऑब्जेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से वर्क करता है। अब हम इस ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं, ये सेम चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ, इन लाइंस को सेलेक्ट करता हूँ, ये लाइंस मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए और इनके लाइन टाइप्स को चेंज करता हूँ। तो लाइन टाइप्स को चेंज करने के लिए मुझे अब ये वाली लाइन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सेंटर लाइन। तो मैं अदर्स में जाऊँगा,
लोड करवाऊंगा। जैसे ही मेरे सामने ये ऑप्शंस ओपन होके आएंगे तो मैं इसमें लूँगा सेंटर लाइन वाला, मतलब कि डैश सेंटर जो आता है हम वो लेने की कोशिश करेंगे, जो कि है डैश डॉट। ठीक है, तो ये मैं ICO डैश डॉट जो है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके किया। फिर यहाँ पर मैंने डैश डॉट को सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। ठीक है, अब मुझे इन लेयर्स को दोबारा सेलेक्ट करना है, इन ऑब्जेक्ट्स को, और यहाँ पर मैं जाऊँगा, लेयर की प्रॉपर्टी नहीं पकड़वाऊँगा, इनको मैं करवाऊँगा अपने खुद से जो मैंने सेलेक्ट किया है वो। तो आई होप सो कि आपको दिख रहा होगा डैश डॉट। तो ये एक सेंटर लाइन बन चुका है। अब मैं इनके कलर्स को चेंज कर लेता हूँ। अगेन इन सेंटर लाइन के कलर्स को चेंज करके मैं यहाँ पर ग्रे कलर कर देता हूँ, ताकि मुझे ये दिखे लेकिन ज़्यादा हाईलाइटेड होते हुए नहीं। इन ऑब्जेक्ट्स को जो है, ये जो मेरे कॉलम दिख रहे हैं, जो मैंने कॉलम बनाने की कोशिश की है, इनके मैं लाइन वेट को चेंज कर लेता हूँ। एक तो कलर कर लेता हूँ ब्लैक, और इनके जो लाइन वेट है उनको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, जो कि हो गया 0.3। तो आई होप सो कि अब आपको ये अलग से एनहेंस होके दिख रहा होगा सामने। तो ये चीज़ें तो हमारी कंप्लीट हो गई और इस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसी प्रॉपर्टी पैनल में मैच प्रॉपर्टी का। तो मैच प्रॉपर्टी के लिए आप डायरेक्ट मैच प्रॉपर्टी का जो है कमांड टाइप कर सकते हैं, MA एंटर, तो आपके लिए मैच प्रॉपर्टी जो है वो ऑन हो जाएगी। तो आपको क्या करना होता है, मैच प्रॉपर्टी आप ऑन करोगे या इस पर आप क्लिक करोगे तो, लेकिन हम मेनली जो है कमांड का यूज़ करते हैं। तो मेरे को मैच करवानी है प्रॉपर्टी को, स्पेस बार दबाऊंगा, मैच प्रॉपर्टी एक्टिव करवा लिया, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट। सोर्स ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो ये मेरा सोर्स है। उसके बाद ये बोल रहा है सेलेक्ट डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट। मुझे डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट जिसके लिए करवाना था वो, अब मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा ये इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी ना वो सब इस पर अप्लाई हो जाएगी। दिख रहा है? अब मैं एस्केप दबा के कमांड से बाहर आ जाता हूँ। दोबारा कोशिश करते हैं, MA एंटर। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारा सोर्स है और ये हमारा डेस्टिनेशन है, तो ये सेम जो है प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। अगेन एक बार और ट्राई कर लेते हैं, MA एंटर। मैं इसकी प्रॉपर्टी को इस पर अप्लाई करूँगा, ये अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से जो है हम इनके प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके एडिशनली अगर मुझे और प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है और चीज़ें देखनी है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। और वो कैसे होगा, आप PR एंटर टाइप कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी का एक टूल पैलेट ओपन होकर दिख जाएगा, जो कि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। लेकिन मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कमांड से, PR एंटर। प्रॉपर्टी आपकी ओपन हो जाएगी, मैंने PR एंटर कर लिया, ये आपको टूल पैलेट ओपन होकर दिख गया है। मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि मेरे को आपको समझाने में ईजी रहे, क्योंकि एज ए बिगिनर आपको अभी इनिशियली ज़्यादा से ज़्यादा कमांड दिखे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस ऑब्जेक्ट के ना कुछ मेन जनरलाइज कैटेगरी दे रखी है, जनरल, 3D विजुअलाइजेशन, ज्योमेट्री और मिसलेनियस। ठीक है, तो इन ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो सब दिखा रहा है। जैसे कि हमने जनरल में इसको रेड कलर दे रखा है, अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कलर्स को चेंज कर सकते हो, ग्रीन से मतलब आपको यहाँ से एक्सेस नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने मैजेंटा कलर दे दिया। ठीक है, लेयर्स अगर आपको दूसरे लेयर्स में डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफ पॉइंट एक दूसरा लेयर है तो इस पर आप डाल सकते हो अगर चाहो तो। लाइन टाइप आप चेंज कर सकते हो, जो कि अगेन हमने यहाँ से किया था। फिर अगर आपको लाइन स्केल चेंज करना है, मान लेते हैं कि ये बीच के जो डिस्टेंस है आपको ज़्यादा चाहिए, तो आप उसको भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 10 एंटर, तो आप देख रहे हो कि एकदम इसके अंदर मतलब डैश है, स्पेस है, लेकिन वो दिख नहीं रहा क्योंकि हमने ज़्यादा ले लिया है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको 2 रखता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा ज़्यादा स्पेस आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ 0.8 रखता हूँ। 0.8 रखेंगे, आप देखेंगे ये धीरे धीरे जो है वो स्पेस जो है वो अरेंज होता जा रहा है। तो ये आपको देखना पड़ता है कि आपको कैसे वर्क करना है और कैसे ये डैश लाइन आएगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपको छोटे छोटे डैश डॉट दिख रहे होंगे। तो मतलब हम इन सब के ही जो है इनके भी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, इनके भी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा अगेन ट्रांसपेरेंसी। यहाँ से भी आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, लाइन वेट आ जाएगा आपका। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जनरल के अंदर। फिर आते हैं हम 3D विजुअलाइजेशन के अंदर। अब क्योंकि हम 3D नहीं बना रहे तो हमें कोई भी मटेरियल जो है वो असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको अभी हम बात करते हैं ज्योमेट्री की। अब देखिए, आप ज्योमेट्री डायरेक्ट कई बार क्या होता है, हमें किसी भी एरिया मतलब एरिया फाइंड आउट करना होता है, तो ये डायरेक्ट ना उस ज्योमेट्री का आपको एरिया भी बता देता है। एरिया ये रहा आपका, ठीक है, 4821। तो आपको कई बार जो आप एरिया फाइंड करते हो कमांड बार से, वो डायरेक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप यहाँ से भी उसका एरिया पता कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है, तो ये बोल रहा है कि वेरीज क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं है, इसलिए तो मैं क्या करूँगा, एस्केप दबाऊंगा और इसको क्लिक कर लूँगा। अब ये इसकी प्रॉपर्टीज़ दिखाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, 30 mm अगर मैंने ले रखा है तो 30 mm दिखाएगा, 40 mm दे रखा है। अब मैं यहाँ से क्लोज कर लूँगा। तो आपको इस तरीके से जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना होता है अगर आपको ज़रूरत है तो ये तो हमारा हो गया जो हम मेनली यूज़ करते हैं, जो इन लोगों ने बाहर रख रखा है। लेकिन हम जनरली PR एंटर करके प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं
और जैसे ही हमारे सामने ये टूल पैलेट खुल जाता है, टूल पैलेट जनरली आपका लेफ्ट हैंड साइड पे खुलेगा, आप चाहें तो इसको फ्रेम में फिक्स भी कर सकते हैं, वो यहाँ पर होता है, आप हल्का सा भी लेफ्ट ले जाएंगे तो ये फ्रेम में फिक्स होकर दिखा देगा। अब आपका ऑटोकैड का जो व्यू पोर्ट है ना वो इतना छोटा हो जाता है, ठीक है, लेकिन हम जनरली इसको इतना छोटा नहीं करते क्योंकि मेरे को इतना छोटा व्यू पोर्ट नहीं चाहिए, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर चाहिए होता है। तो मैं यहाँ से क्लिक करके इसको मूव कराने की कोशिश करूँगा, तो ये मूव करा के अगेन ये छोटा सा पैलेट बन गया, ठीक है। अब मैं इस पैलेट पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकता हूँ। यहाँ पर आप समझ गए होंगे लाइन टाइप चेंज करना, मटेरियल्स को चेंज करना, कैसे कैसे सारी चीज़ों को करते हैं वो आप पूरे एक ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को चेंज करना आप समझ गए होंगे। जनरली क्या होता है कि अब मान लीजिए मैंने कोई भी व्यू पे जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, और मुझे चाहिए कि ये स्पेसिफिक जो है वो रेंटेड रूम के लिए स्पेस जो है वो सेव हो जाए। मतलब ये जो व्यू है जैसे हम स्केचअप में सेव करते हैं कि बस उस व्यू पे अगर ऑटोमेटिकली हमें इस व्यू एरिया में ले आता है जहाँ पर हमने सेट कर रखा है, तो वो हम जनरली कैसे सेट करते हैं अगर मुझे यही सिर्फ इतना ही विंडो सेलेक्ट करके रखना है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट व्यू टाइप कर सकते हो या उसका शॉर्टकट कमांड जो है वो वी है, आप वी एंटर करोगे, डायरेक्ट व्यू का जो है आपके पास एक व्यू मैनेजर करके डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्योंकि मॉडल सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट मॉडल व्यू में ही कोई इशू नहीं है, आपको बस डायरेक्ट न्यू क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू क्लिक करोगे आपको इसका नाम दे देना है। मान लेते हैं मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रेंटेड रूम, जो कि इस रूम का नाम है। यहाँ पे मैं इनकी कोई भी कैटेगरी जो है वो अभी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ और डायरेक्ट मैं जाऊँगा डिफाइन विंडो पे। मतलब मुझे विंडो डिफाइन करना है कि मैं रेंटेड रूम किस व्यू को बोलने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा डायरेक्ट और यहाँ तक मैं लेके जाऊँगा। ये एक विंडो मैंने बना दिया और एंटर प्रेस कर दूँगा कि ये विंडो जो है मेरा बन गया। मैं यहाँ पर इसको ओके कर दूँगा, ये ओके हो गया, ठीक है। तो ये एक मेरा व्यू जो है वो सेलेक्ट हो गया। इसको हम एक्सेस करेंगे बाद में, लेकिन एक दो व्यू और बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक स्टोर रूम का बना लेते हैं, तो वी एंटर व्यू पे गए, न्यू करेंगे। न्यू क्रिएट करते ही बस हमें यहाँ पर टाइप करना है स्टोर रूम, मैंने जो है वो कर लिया है। यहाँ पर आप डिफाइन विंडो पे क्लिक कर सकते हो या डायरेक्ट डिफाइन विंडो इस पर टिक कर सकते हो। दोनों में से किसी पे करोगे डायरेक्ट आपको डिफाइन विंडो। करंट डिस्प्ले का मतलब है कि जो ये डिस्प्ले अभी करंट दिख रहा है ना आपको बैकग्राउंड में, वही ही आपको व्यू डिस्प्ले जो है वो सेट हो जाएगा, लेकिन हमें वही व्यू नहीं रखना है, हमें डिफाइन करना है। तो ये मैं अगेन डिफाइन पे जाऊँगा और मैं स्टोर रूम जो इतना बड़ा एरिया है उसको डिफाइन करूँगा। अगेन एंटर प्रेस करूँगा और ये ओके हो जाएगा। ओके कंप्लीट। अब आप देख सकते हैं कि मैंने दो व्यू जो हैं वो सेव कर लिए हैं। अब जनरली जैसे हम स्केचअप में या किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में व्यू को सेव करके एक्सेस कर पाते हैं, वैसे ही हम इसमें भी एक्सेस कर पाएंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको ये टॉप जो है वो दिख रहा होगा, टॉप जहाँ पे हम व्यू को जो है एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है टॉप बॉटम लेफ्ट ये सब, लेकिन हमें इनमें से तो जाना नहीं है। हमने जो खुद से क्रिएट किया है उस पर जाना है। तो वो आपको फ्रंट में दिखेगा कस्टम मॉडल व्यू। यहाँ पे आप देखोगे मैंने दो व्यू सेव कर रखे हैं, रेंटेड रूम और स्टोर रूम। अब मैं अगर स्टोर रूम पे क्लिक करता हूँ तो मेरा व्यू पोर्ट जो है वो डायरेक्ट स्टोर रूम पे जूम कर देगा। यहाँ पे जितने भी एरिया लिखे हुए हैं वो सब, ये जनरली बड़े फाइल्स के लिए होता है। जैसे आप बहुत बड़ी फाइल्स है उसमें आप बहुत सारी चीज़ों को डिनोट करना चाहते हो, व्यू को जो है वो सेव करना चाहते हो, ताकि डायरेक्ट कोई भी उसको एक्सेस कर ले। आपको ऐसे बताना नहीं पड़े कि अरे मैंने जो है वो रेंटेड रूम जो है ना वो यहाँ पर सेव कर रखा है, यहाँ पे जाके जूम कर, ठीक है, थर्ड वाले विंडो में या फोर्थ वाले विंडो में जाके जूम कर, वहाँ पे देखो मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हमें ऐसे नहीं बोलनी होती, हमें प्रोफेशनली बोलना होता है कि आप व्यू पोर्ट में जाके डायरेक्ट आप टाइप करोगे रेंटेड रूम, तो आपको रेंटेड रूम वो एक्सेस कर देगा, चाहे आप ड्राइंग में कहीं पर भी हो। मान लेते हैं हम यहाँ पर ड्राइंग देख रहे हैं, ठीक है, और हम उसको बोलेंगे डायरेक्ट कि व्यू पोर्ट में जाके और डायरेक्ट जो है वो रेंटेड रूम पे क्लिक कर ले या स्टोर रूम पे क्लिक कर ले। तो जैसे ही वो स्टोर रूम पे जाएगा, हमारी विंडो जो है वो स्टोर रूम पे ले जाके व्यू पे ले जाएगी। तो बड़े फाइल्स पे हम ऐसे एक्सेस करते हैं किसी भी चीज़ को। तो ऐसे प्रोफेशनली काम करना होता है, ऐसे प्रोफेशनली हमें सेव करना होता है, ताकि 10 लोग भी उस सेम फाइल पे एट ए टाइम काम कर सके, अगर उनको काम करना है तो। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। बाकी एक और फीचर है एडिशनली जो जनरली हम लोग के यूज़ में नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ क्योंकि वो मैकेनिकल वालों के यूज़ में आता है। जैसे कि अगर आप व्यू पोर्ट में जाएंगे, क्योंकि हम व्यू में चेंजेस कर रहे हैं, अभी हम व्यू के बारे में जान रहे हैं, तो अगर आप व्यू में जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप चाहो तो इनके व्यूज़ को जो है वो 3ds मैक्स की तरह भी आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो या 4 पार्ट में, जो कि आपको दिख रहा होगा, सिंगल, 2 और हॉरिजॉन्टल है, उसके बाद 3 है। तो आप जनरली अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 4 पार्ट्स में, तो आप देख पाओगे 4 पार्ट में हम जाते हैं, ये रहा 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये एक तरीके से आप देख सकते हो कि ये 4 जो है अलग अलग जो है वो व्यू ओपन हो गए हैं। तो यहाँ पे आप किसी का एलिवेशन देख सकते हो, अगर यहाँ पे टॉप की जगह आप बॉटम कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी का एलिवेशन देख पाओगे, यहाँ पर आप किसी का 3D व्यू देख पाओगे। तो एकदम 3ds मैक्स की तरह इसको जनरली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बीइंग एन आर्किटेक्ट हम लोगों को कभी इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, हम लोग सिंगल विंडो का ही यूज़ करते हैं। तो अभी फिलहाल मैं सिंगल विंडो का ही यूज़ कर रहा हूँ। एंड आई होप सो कि आपको
व्यू पोर्ट तो एक्सेस करना आ गया होगा, आपको कभी भी ये चीज़ नहीं बोलनी पड़ेगी कि हाँ रेंटेड रूम के लिए ऐसे इस वाली विंडो में जाने के लिए या इस ड्राइंग में जाने के लिए, वो चीज़ कभी नहीं बोलनी पड़ती। क्योंकि अगर हम चाहिए कि हम हमारा कोई बड़ा ऑफिस है और हम ज़्यादा लोगों को एक्सेस करवा पाएँ और सबको ऐसे डिफाइन नहीं करना पड़े, तो ये ऑटोमेटिक जो है ऑटोकैड आपको ये फीचर्स देता है कि आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको क्लिक करना है, वो व्यू पोर्ट में ले जाएगा, फिर आप वहाँ पर ले जाकर उस पर काम कर सकते हो। हैच कमांड कह लीजिए या आप कह लीजिए हेड पैटर्न करना। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ड्रॉ पैनल पे जो है इस हैच वाले पैटर्न को छोड़ रखा था, इसको हमने यूज़ नहीं किया था, तो इसको अब हम यूज़ कर लेते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर सकते हैं या आप एच एंटर करेंगे इसका कमांड, तो वो डायरेक्टली हैच जो है वो एक्टिव हो जाएगा कमांड, और आपको दिखेगा यहाँ पर कि एक नया रिबन ओपन होकर आ गया है हैच क्रिएशन के नाम से। जो भी हम जिस भी प्रॉपर्टी में रहते हैं उसकी ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी खुल के आ जाती है। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ पिक पॉइंट को लेके, मतलब ये पॉइंट जो है वो ऑटोमेटिकली पॉइंट्स को पकड़े, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली पॉइंट्स को पकड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पॉइंट्स को एक्टिव करवा लेता हूँ। तो ये 2 पॉइंट आपको दिख गए होंगे कि एक्टिव हो गया ऑटोमेटिकली। अब आपको दिखेगा, अब मैं स्पेस कमांड से बाहर आ जाता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें ये हैच होता हुआ तो दिख गया, लेकिन अब मुझे इसको कुछ चेंजेस करने हैं। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ई एंटर इरेज, दोबारा से एच एंटर करूँगा, एक नया अगेन से हैच क्रिएट करूँगा पिक पॉइंट लेके। पिक पॉइंट लिया है मैंने और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और एक यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो ये 2 पॉइंट जो है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है उसकी बाउंड्री को और ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेता है। ठीक है, तो मैंने 2 बाउंड्री दे दी, एक बाउंड्री ये है और एक बाउंड्री ये है। तो ये 2 बाउंड्री मैंने करके क्रिएट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर पैटर्न चेंज करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पैटर्न के कुछ टाइप्स दिखा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ इतने ही पैटर्न्स नहीं होते हैं। अगर आप इसको यहाँ से टॉगल डाउन करोगे तो आपको पूरी लिस्ट ओपन होके आ जाएगी। तो फिलहाल मैं अब इसमें रखता हूँ ये वाला पैटर्न। ठीक है, NC34 जो है वो मैं अभी चूज़ कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे जो मैंने पैटर्न लिया है वो एग्जैक्टली में उतने अच्छे से नहीं दिख रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके कुछ एडिटर्स दिख रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी आप बढ़ा सकते हो, एंगल चेंज कर सकते हो, और उसके बाद आप स्केलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर फिलहाल मैं इसकी स्केलिंग कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100 एंटर। अब आप देख रहे हो बहुत बड़ा हो गया। तो अब मैं एक काम करूँगा, इसको लिख दूँगा 50। तो 50 आप देखोगे अगेन थोड़ा सा बड़ा लिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 15 लिख दूंगा। तो 15 ये थोड़ा सा मेरे को अप्रोप्रिएट लग रहा है, थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, तो ये हैच जो है वो बाउंड्री पे क्रिएट हो गया, मतलब इस प्लान के बाउंड्री पे मैं हैच करना चाह रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली बाउंड्री को उसने सेलेक्ट किया और हैच कर दिया। अब मेरे को चाहिए कि ग्रीन कलर का नहीं हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फोरग्राउंड कलर। ठीक है, मतलब इस हैच का कलर जो है, इस हैच की जो लाइन्स है वो कौन से कलर की होनी चाहिए। तो या तो आप लेयर्स की प्रॉपर्टी दे दीजिए कि जिस भी लेयर में आपने इसको डाल रखा है उस लेयर की ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी और कलर्स और सब कुछ लाइन वेट सब कुछ उठा ले। ठीक है, या आप खुद से भी कोई कलर्स असाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने सीखा था कि ऑब्जेक्ट में कैसे जाके खुद से असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके लिए फ़िलहाल रख लेता हूँ रेड कलर की लाइन्स। ठीक है, तो रेड कलर मैंने कर दिया। आप चाहें तो लेयर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये जिस भी लेयर में होगा उसकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली उठा लेगा। और साथ ही साथ इसके बैकग्राउंड की लेयर भी हम चेंज कर सकते हैं। ये है फोरग्राउंड और ये है बैकग्राउंड। अगर आप बैकग्राउंड के लेयर को चेंज करोगे तो आप देखोगे इसके बैकग्राउंड में एक कलर बन के आ जाएगा। जो भी हम कलर सेलेक्ट करें तो बैकग्राउंड में अलग है और फोरग्राउंड जो हैच का पैटर्न का लाइन्स है वो अलग है। अब यहाँ पर आप देखोगे मैंने यहाँ से स्केलिंग कर दी। अब आप देखोगे कि 45 डिग्री पर अगर है तो आप इसके एंगल्स को भी चेंज करके डायरेक्ट आप लिख सकते हो 45 डिग्री। 45 डिग्री अगर ये है तो डायरेक्ट ये 90 डिग्री बन जाएगा, मतलब ये 45 डिग्री से रोटेट हो गया। ठीक है, तो आप 90 डिग्री भी लिख सकते हो, 0। अगर आपको चेंजेस करने हैं पैटर्न को अपने अकॉर्डिंग तो वो आप कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी अगर आपको बढ़ानी है या कम करनी है वो भी आप कर सकते हो। मैक्सिमम जो है वो 90 रहती है। अब इसमें हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर लेता हूँ हैच क्रिएशंस को। तो यहाँ पर मैंने क्लोज कर लिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझ लेते हैं और वो ये है कि मैं अब इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें मैं एक तो पॉइंट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, दूसरा मैंने 2 अलग अलग बाउंड्री को सेलेक्ट किया था पिक पॉइंट के थ्रू। ठीक है, लेकिन ये दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर रहा है। जनरली क्या होता है, मैंने बहुत सारे को एक साथ हैच कर दिया, अब मैं एक को भी क्लिक करूँगा ना तो वो सारे ही जितने भी हैच मैंने एट ए टाइम बनाए होंगे ना वो सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं एच एंटर करता हूँ। एच एंटर करती मैं इसको भी हैच कर लेता हूँ, इसको भी हैच कर लेता हूँ, इसको भी हैच कर लेता हूँ, इसको भी हैच कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये कुछ मैंने जो है वो हैच कर लिए। अब आप देखोगे मैं एस्केप कमांड से बाहर आ जाता हूँ, इस कमांड से बाहर आ गया। अब आप क्लिक करोगे इस पर तो इसमें एक तो कंट्रोलिंग पॉइंट्स नहीं है, दूसरा कि ये हैच जो है मैं एक पे क्लिक कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली सबको सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक साथ एकजुट है। अब एकजुट कैसे होता है मैंने आपको पहले के कोर्स में और पहले की वीडियो में बताया था, जो कि था एसोसिएटिव से।
अगर ये एकजुट तभी रहेगा जब आप एसोसिएटिव को ऑन रखोगे, ठीक है। अगर आप एसोसिएटिव को ऑन नहीं रखोगे तो ये एकजुट नहीं रहेगा। जैसे कि हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, H एंटर, और उसके बाद मैं अभी इस फर्स्ट फ्लोर पे करता हूँ दोबारा से हैच को। तो यहाँ पर हम एक इसको कर लेते हैं, एक इसको हमने हैच कर लिया, एक इसको हैच कर लेते हैं, एक इस बाउंड्री को कर लेते हैं। हम ऐसे रैंडमली भी पिक पॉइंट कर रहे हैं और हैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैंने हैच कर लिया, लेकिन अब की बार मैं एसोसिएटिव को ऑन नहीं रखूँगा। तो अब की बार मैं अगर एसोसिएटिव को ऑन नहीं रखूँगा और मैं क्लोज कर लेता हूँ हैच पैटर्न को, तो अब आप देखोगे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इन सब के कंट्रोलिंग पॉइंट्स आपको अलग अलग दिखेंगे, कंट्रोलिंग पॉइंट्स भी दिखेंगे, और आपको ये भी दिखेगा कि हम सबको ऑटोमेटिकली अलग अलग जो है वो एडिट कर सकते हैं। क्योंकि हमने एक साथ सेलेक्ट किया है तो वो तो रहेगा ही, लेकिन हम इनको अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल Z से वापस आ जाता हूँ। अब इसी हैश पैटर्न के हम कुछ और एडवांस कमांड को समझ लेते हैं और कुछ एडवांस तरीके को समझ लेते हैं कि कैसे हम वर्क कर सकते हैं। जैसे कि अभी तक मैंने आपको बताया कि अगर आप हैच कमांड लेते हैं तो आप एसोसिएटिव और नॉन एसोसिएटिव तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर मैं इसको हैच करूं, ठीक है, मैं इसको भी हैच करता हूं, इसको भी हैच करूं और इसको भी हैच करूं एट ए टाइम, लेकिन मुझे ये एसोसिएटिव और नॉन एसोसिएटिव दोनों ही तरीकों से नहीं चाहिए, और मुझे चाहिए कि ये सब अलग अलग सेलेक्ट हों। जैसे कि अगर मैं इस कमांड से बाहर आ जाऊं, एस्केप बटन दबा के अगर मैं कमांड से बाहर आ जाऊं, तो आप देखेंगे मैं सेलेक्ट कर रहा हूं तो ये नॉन एसोसिएटिव तो है, लेकिन द थिंग इज कि तीनों एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं। मुझे चाहिए कि तीनों एक साथ सेलेक्ट नहीं हो, तीनों अलग अलग सेलेक्ट हो, भले ही मैंने एट ए टाइम हैच किया हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन पे जाएंगे और सेपरेट हैचेस कर देंगे। तो जैसे ही आप सेपरेट हैचेस करेंगे, अब आप देखेंगे कि आप इसको अलग सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको अलग सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि हम हैच करते वक्त क्या करेंगे, डायरेक्ट H एंटर करेंगे हैच जाते ही, और प्रॉपर्टी में हम क्रिएट कर सकते हैं सेपरेट हैचेस को। मतलब एट ए टाइम हमने सबको सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन सेपरेट वो सेलेक्ट हो बाद में जाके। तो हम इस तरीके से भी इसको एडवांस टूल के थ्रू भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं अगर हमें डिफरेंट चाहिए तो। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फॉर एन एग्जांपल कि मुझे इसका जो है वो बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर टाइलिंग कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्केल बड़ा कर लेता हूँ, मैं ऑलमोस्ट 100 कर लेता हूँ इसकी स्केलिंग। फोरग्राउंड जो है वो मैं रख लेता हूँ थोड़ा सा लाइट येलो, फ्रंट जो है वो रख लेता हूँ ब्लैक कलर। तो ये मेरा एक हैच जो है वो क्रिएट हो गया है। और यहाँ पे अभी हमने सेट ओरिजिन कर लेते हैं। सेट ओरिजिन हम इस कॉर्नर से करते हैं कि इस कॉर्नर से हमारी जो टाइलिंग है या हैच जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो ये भी हमारा ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है। लेकिन अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, वो ये कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बना रहा हूँ और H एंटर करता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे को पिक पॉइंट से सेलेक्ट करना पड़े। मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बाउंड्री को भी। मतलब कि मैं अगर इसको सेलेक्ट करूँ और डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट को ही सेलेक्ट कर दूँ तो वो ऑटोमेटिकली उस हैच को कर लेगा, उसमें हमें पिक पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हम इन दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हैच कमांड के एक और एडवांस फीचर को समझ लेते हैं, और वो ये कि जनरली जब भी हम हैच करते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, और वो ये कि चाहे हम पिक पॉइंट का यूज़ करें चाहे सेलेक्ट टूल का, दोनों ही केस में इसको एक क्लोज बाउंड्री चाहिए होती है। जैसे कि अगर मैं पिक पॉइंट का यूज़ करूँ तो ये एक, क्योंकि एक क्लोज बाउंड्री है तो ये हैच हो जाएगा। मैं अगेन से क्लोज करता हूँ, दोबारा एक्टिव करता हूँ कमांड को H एंटर, और अब की बार मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू करता हूँ। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू आप करोगे तो अगेन ये हैच जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन क्या हो अगर मेरे को इस बॉक्स में करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हैच नहीं होगा, और वो इसलिए क्योंकि इसने लिखा है अ क्लोज बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मतलब कि यहाँ पर क्लोज बाउंड्री जो है उसको डिटरमाइन नहीं हुआ, इसलिए। अब आप देख रहे हैं इतनी छोटी सी, इतनी ड्राइंग में एक छोटा सा पॉइंट इसने रेड कलर का मार्क कर दिया और बता दिया कि यहाँ पर जो है वो क्लोज नहीं है बाउंड्री। लेकिन क्या हो अगर ये ड्राइंग बहुत बड़ी है और ये बहुत सारे सर्कल ऐसे छोटे छोटे आ जाएं, तो क्या हम हर किसी को ड्राइंग्स को मिलाते रहेंगे? या सेकंड थिंग, मान लेते हैं कि मुझे इसको कभी आपस में ज्वाइन करना ही नहीं है, मुझे चाहिए कि ओपन रहे और फिर भी मुझे इसको हैच करना है। मेरे ड्राइंग की डिमांड है कि ये ओपन रहे और मुझे फिर भी इसको हैच करना है, तो कैसे होगा? तो यहाँ पर अगर मुझे इसको हैच करना है तो एक काम करेंगे, सबसे पहले हम इसके डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं मेजर कर लेता हूँ इसके डिस्टेंस को कि कितना डिस्टेंस है। एक नॉर्मली वैल्यू ले लेते हैं 26, कोई इशू नहीं है। अगर हम फिर भी मेजर नहीं करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, मतलब मेजर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कुछ मत कीजिए, H एंटर कीजिए। आपको हैच करना है तो हैच आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पर इसको एडवांस टूल में जाना है, ऑप्शन में, ठीक है। टॉगल डाउन आप जैसे ही करोगे यहाँ पर लिखा आएगा गैप टॉलरेंस। तो जैसे ही आप गैप टॉलरेंस को थोड़ा सा ही बढ़ा दोगे, मान लेते हैं मैं इसको 620 रख लेता हूँ। ऑल्दो हमें सिर्फ 26 से ऊपर चाहिए गैप टॉलरेंस, लेकिन हम इसको फिर भी 1000 ऑटोमेटिकली रख लेते हैं, ठीक है। गैप टॉलरेंस का मतलब है कि इतना गैप तो ये हैच जो है वो टॉलरेट कर लेगा, मतलब सह लेगा।
तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये आपको दिखाएगा अ हैच बाउंड्री इज नॉट क्लोज, मतलब बाउंड्री जो है वो क्लोज नहीं है, लेकिन क्या फिर भी आपको कंटिन्यू करना है, तो यस कंटिन्यू दिस एरिया, और आप देखेंगे फिर भी जो है वो हैच हो चुका है। यहाँ पे हम क्लोज करेंगे, तो मतलब कि हमें अगर हमारी ड्राइंग में कोई ऑब्जेक्ट चाहिए कि ओपन रहे, ठीक है, हमारी ये नीड है कि वो ओपन रहे और फिर भी हमें वो हैच करना है, तो हमको उसको बस गैप टॉलरेंस जो है वो बढ़ाना पड़ता है ताकि वो हैच जो है वो उतना टॉलरेट कर सके। तो आई होप सो कि आपको हैच का ये भी एक एडवांस फीचर जो है वो समझ में आ गया होगा, सेट ओरिजिन समझ में आ गया होगा। हैच की जितनी भी चीज़ें हैं, आपको पिक पॉइंट करना, सेलेक्ट करना, पैटर्न्स को चेंज करना, फॉरग्राउंड, बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें समझ में आ गई। एंगल, स्केलिंग, ट्रांसपेरेंसी, एसोसिएट करना, ओरिजिन करना, ये सारी चीज़ें जो है आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं हम हैच के दो और कमांड की, जो कि हमने जब यहाँ पर हैच डाउन किया था तो यहाँ पर लिखा हुआ था टॉगल डाउन में ग्रेडियंट और बाउंड्री। तो इन दोनों को भी समझ लेते हैं। इसके लिए लेकिन कुछ नहीं करना है, मैं सबसे पहले इन हैच को है जो वो डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप गैप टॉलरेंस जो है वो समझ चुके हैं। अब हम डायरेक्ट समझते हैं एच एंटर, मैं हैच करूँगा। हैच में या तो आप डायरेक्ट हैच से यहाँ से भी जाके आप ग्रेडियंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली जो है वो यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली कमांड बार से ग्रेडियंट लिख सकते हैं, ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट जैसे आप करेंगे एक्टिव हो जाएगा कमांड, अगेन वही सेम ऑप्शंस जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। अब आपको अगेन जो हैच करते हैं आपको सेम वही सारी चीज़ें मिलेंगी, बस आपको वही है कि आपको सेलेक्ट करना है इनमें से कोई भी एक जो आपको हैच करना है, जो आपको ग्रेडियंट करना है। मान लेते हैं आपको ये ग्रेडियंट करना है, यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया और ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। बाकी अगेन वही है, एसोसिएट करना, बाकी सारे चीज़ें जो है वो कंप्लीट सेम है। गैप टॉलरेंस भी सेलेक्ट कर सकता है, इसकी ट्रांसपेरेंसी है, एंगल्स हैं, येलो कलर बैकग्राउंड कलर है और आपका ब्लू जो है वो फॉरग्राउंड कलर है, आप इनको भी जाके चेंज कर सकते हैं, लेयर्स को चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ग्रेडियंट भी जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगेगा हैच टूल से। लेकिन अब एक और टूल है जो कि हमारा रहता है, वो है बाउंड्री। तो बाउंड्री को भी समझ लेते हैं। बाउंड्री के लिए कुछ नहीं करना है, मान लेते हैं मेरे पास एक ओवरलैप करता हुआ एक सर्कल है और मुझे इसकी बाउंड्री क्रिएट करनी है, इसकी बाउंड्री क्रिएट करनी है। अब मैं मैनुअली तो बैठ के बाउंड्री क्रिएट करूंगा नहीं क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है। तो मैं अगर मान लीजिए कोई रैंडम शेप्स है तो क्या मैं उनकी बाउंड्री क्रिएट करता बैठूंगा पॉलीलाइन से बना के, या फिर मैं डायरेक्ट कोई एक ऐसा टूल लूँ जिनसे इनकी ऑटोमेटिकली बाउंड्री क्रिएट हो जाए। तो उसको आप कर सकते हो। डायरेक्टली आपको यहाँ से जाना है, टॉगल डाउन करना है और बाउंड्री पे क्लिक कर सकते हो, या आप इनका डायरेक्ट कमांड टाइप कर सकते हो बाउंड्री, ठीक है। तो जैसे ही आप BO टाइप करोगे आपके सामने बाउंड्री ओपन हो जाएगा। आप बाउंड्री करोगे, एक बाउंड्री क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। तो क्योंकि ये आइलैंड डिटेक्शन है, मतलब ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट टाइप पॉलीलाइन है, अगेन कोई इशू नहीं है। मैं बस पिक पॉइंट करूँगा। पिक पॉइंट में जैसे कि हम हैच के लिए करते हैं वैसे ही हम इसके लिए पिक कर लेंगे पॉइंट को। ये हमने पिक कर लिया और अब हम एंटर मार लेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट अलग से बन के आ गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अलग से बन के आ गया। अब हम इसका आराम से इसकी बाउंड्री को जहाँ भी चाहे यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको हमें इसकी एरिया जानना है तो हम PR एंटर करके इसका डायरेक्ट एरिया यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि इसका एरिया क्या है। वो सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पर एरिया दिख रहा होगा। तो ऐसे ही आप बाउंड्री का यूज़ करते हो और बाउंड्री का जो है आपको यूज़ करना होता है। आपको खुद से रैंडम शेप्स नहीं बनाने होते हैं। अगर कहीं पर भी ओवरलैप हो रहा है आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो आई होप सो कि आपको ये हैच जो है वो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा और यहाँ पे अब हमारा हैच कमांड भी कंप्लीट होता है। लेयर्स पे वर्क करने से एक्चुअली जो ड्राइंग्स हैं वो ज़्यादा ईजी हो जाती है, ज़्यादा मैनेजेबल हो जाती है। क्योंकि बड़े बड़े ड्राइंग्स जो हैं वो हम लेयर्स पे इसलिए काम करते हैं ताकि मैनेज कर पाएँ। क्योंकि जनरली अगर आप देखोगे जो मैंने इन ड्राइंग्स पे जो है एक एक ऑब्जेक्ट पे जाके इनके कलर्स को, इनके लेयर्स को और इनके लाइन टाइप, लाइन विड्थ को जो है वो जाके चेंज किया था। लेकिन आप लेयर्स पे अगर आप वर्क करते हो तो उन लेयर्स की आप प्रॉपर्टी ही ऐसी सेट कर दो कि जब भी आप वो लाइन बनाओ तो ये ऑटोमेटिकली इस टाइप के लाइन्स ही बने, या इस टाइप के कलर्स उसके ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टीज़ जो है वो अडॉप्ट कर ले, डायरेक्ट अडेप्ट कर ले वो प्रॉपर्टी। इसलिए हम लेयर्स पे वर्क करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं लेयर्स। तो आपको यहाँ पर लेयर प्रॉपर्टी दिखेगी और ये पूरा लेयर्स का जो है एक पैनल दिखेगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही लेयर प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे आपके लिए पैनल ओपन होकर आ जाएगा। अगर आपको उसका शॉर्टकट कमांड जानना है तो आप LA टाइप कर सकते हो। लेयर कमांड जो है डायरेक्टली ऑटोमेटिक यही ओपन होकर आएगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड जो है वो आपको लेयर 0 और डेफ पॉइंट, लेयर डेफ पॉइंट जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देता है। अब क्योंकि ये टूल पैलेट है तो आप इसको हाइड और अनहाइड कर सकते हो। और अगर आपको इसको आगे वर्क करना है तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपको दिखेगा कि आप न्यू लेयर्स को क्रिएट कर सकते हो, न्यू लेयर। और लेयर पे कभी भी वर्क करने के लिए आपको शॉर्टकट कमांड अल्ट दबाना पड़ता है। तो अगर आपको न्यू लेयर दबाना है तो आपको अल्ट N दबाना पड़ेगा। अगर आपको फ्रीज़ करना है तो आप डायरेक्ट फ्रीज़ करोगे, उसको हम समझेंगे कैसे फ्रीज़ करते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो आप Alt D से डिलीट करोगे। और अगर आपको करंट सेट करना है, मतलब कि करंट लेयर को सेट करना है तो आपको
ऑल्ट सी दबाना पड़ेगा। तो ये आपके शॉर्टकट कमांड हो जाते हैं। तो अब एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला ये आपको टिक दिख रहा होगा। अब ये टिक का मतलब है कि हम जो भी ड्राइंग्स बनाएंगे वो डायरेक्ट लेयर 0 पे जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ कि मैंने एक ड्राइंग बनाई और ये ड्राइंग अगर आप सेलेक्ट करोगे देखोगे ऑटोमेटिकली लेयर 0 पे जा रही है। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं डायरेक्ट इसको सेलेक्ट कर लूँ करंट लेयर, तो आपको इस पर क्लिक करना है और आप मेक सिलेक्शन पे क्लिक करोगे और ये ऑटोमेटिकली करंट लेयर ये बन जाएगा। या आप इस पर डबल टिक भी कर सकते हो तो भी आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं अभी डेफ पॉइंट पे टिक कर रहा हूँ। अब इसको ऑटो हाइड कर रहा हूँ और अब मैं जो लाइंस बनाऊंगा वो ऑटोमेटिकली आप देखोगे डेफ पॉइंट पे जा रही है। मतलब कि हम जो करंट लेयर रखते हैं ऑटोमेटिकली जब भी हम कोई नई ड्राइंग बनाएंगे या नई लाइंस क्लिक करेंगे या कोई नई लाइंस जो है वो ड्रॉ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली करंट लेयर पे जाती है, जो कि इस केस में अभी डेफ पॉइंट है। तो यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं। अभी हम इस लाइन को कर रहे हैं डिलीट। अब हम एक काम करेंगे, हम कुछ न्यू लेयर्स को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ, इस पर क्लिक करके और इसका नाम रखता हूँ मैं विंडो। नेक्स्ट मैं लेयर क्लिक करता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ बाउंड्री। तो ये 2-3 जो हैं वो मैंने लेयर्स जो है वो क्रिएट कर लिए हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैं इन लेयर्स को डिलीट करना चाहूँ तो ये लेयर्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। अब मैं दोबारा क्रिएट कर लेता हूँ विंडो। लेकिन क्या होगा अगर मैं इस करंट लेयर को डिलीट करना चाहूँ, करंट लेयर को, या अगर मैं बाउंड्री को करंट लेयर बना लेता हूँ डबल क्लिक करके, अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो क्या ये डिलीट होगा? तो यहाँ पर ये आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके देगा और ये बताएगा कि कौन कौन से लेयर्स डिलीट नहीं हो सकते, जिसमें कि सबसे पहला है वो है लेयर 0 और डेफ पॉइंट, जो कि ऑटोकैड बाय स्टैंडर्ड बनाता है। लेयर 0 और डेफ पॉइंट जो है वो हम डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑटोकैड ने बना के दिया है, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सेकेंड, हम वो लेयर डिलीट नहीं कर सकते जो हमने सेलेक्ट कर रखा है। तो करंट लेयर हमको कभी डिलीट, तो करंट लेयर को भी हम डिलीट नहीं कर सकते, जो कि इस केस में हमारा बाउंड्री है करंट लेयर, तो इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। थर्ड, हम उस लेयर को डिलीट नहीं कर सकते जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है। अगर उसके अंदर एक भी ऑब्जेक्ट है, चाहे एक भी पॉइंट है उस लेयर के अंदर, तो हम उसको डिलीट नहीं कर सकते। फोर्थ, हम उस लेयर को डिलीट नहीं कर सकते जिसके अंदर एक्सरेफ लेयर्स हैं। एक्सरेफ मैं आपको बताऊंगा, रेफरेंस फाइल होती है, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि उसे कैसे वर्क करते हैं और कैसे काम लेते हैं उससे। तो आई होप सो कि आपको समझ में आएगा कि हम कौन कौन सी लेयर्स को डिलीट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में थोड़ा ईजी पड़े। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करके, क्योंकि ये अभी क्लियरली नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो मैं राइट क्लिक करके इसको अभी कर दूंगा मैक्सिमाइज ऑल कॉलम। अब मैक्सिमाइज ऑल कॉलम करने से ये हुआ कि अब आपको कंप्लीटली दिख रहा है और हर एक लाइन दिख रही है। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिशियल होता है कि अगर आप राइट क्लिक करके मैक्सिमाइज ऑल कॉलम करेंगे तो आपको कंप्लीट एक व्यू दिखना स्टार्ट हो जाएगा लेयर का। तो यहाँ पे हमने 2 लेयर जो है वो क्रिएट कर लिए हैं और यहाँ पे भी मैंने बाउंड्री लेयर जो है वो सेलेक्ट कर रखा है। अब हम एक एक करके इस पर काम करते हैं। सबसे पहले मैं एक लेयर बनाता हूँ, एक लाइन बनाता हूँ बाउंड्री लेयर पे। ठीक है, तो मान लेते हैं मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स को बना लेता हूँ ये, उसके बाद मैं इसको अगेन एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, इसका मैं ऑफसेट ले लेता हूँ O एंटर और मैं लिख लेता हूँ 50 एंटर और अंदर के साइड एक लेयर बनाता हूँ ऑफसेट। ठीक है, तो ये मैंने लेयर बना लिया। अब ये जितनी भी लेयर्स हैं वो सब ऑटोमेटिकली बाउंड्री लेयर में ही जा रहा है, ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो बाउंड्री लेयर में हैं। अब हम दोबारा से अनहाइड करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइड करना। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करेंगे और समझेंगे इन सारे ही लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ को। सबसे पहले मैं इसको बाउंड्री लेयर को हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको जैसे ही हाइड का बटन दबाऊंगा तो ये बोलेगा कि आपने इसको करंट लेयर सेलेक्ट कर रखा है और आप करंट लेयर को ही हाइड करना चाह रहे हो। तो क्या आप ऐसा चाहते हो? तो आप यस कर सकते हो या डायरेक्ट कमांड को क्रॉस भी कर सकते हो। पहले आप दूसरे लेयर को सेलेक्ट कर लो। तो मैंने इस लेयर को अभी करंट लेयर बना लिया है और अब मैं इसको हाइड करूँगा। ठीक है, हाइड कर दिया, ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो आपके हाइड हो गए। ठीक है, अब एक और चीज़ समझ लेते हैं कि जैसे ही आपको ये ऑब्जेक्ट हाइड दिख रहा है यहाँ पर बाउंड्री लेयर पे, अगर मैं इसको फ्रीज़ करता हूँ तो फ्रीज़ में भी आपको ये दिखेगा कि ये हाइड हो चुका है। तो क्या मतलब है फ्रीज़ का और क्या मतलब है हाइड का? देखिए, विजिबली देखा जाए, अगर आंखों से देखा जाए तो दोनों का पर्पस सेम है कि दोनों ही केस में ये चीज़ें हाइड हो जाती हैं। जो लेयर्स के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो सब हाइड हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑटोकैड की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो जब भी आप हाइड करते हैं तो ऑटोकैड हमेशा इस लाइंस को काउंट करता है। इनके अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं जो अभी हाइड हैं उनको काउंट करता है और उनको वो फाइल मान के चलता है, उनको वो लाइंस मान के चलता है। और आपकी अगर फाइल हैवी है तो ऑटोकैड वैसे हैवी ही चलेगा। ठीक है, हैवी ही चलने वाला है, उसकी परफॉर्मेंस स्लो होने वाली है। लेकिन मान लेते हैं कि आपकी बहुत हैवी फाइल है और आप उस लेयर को जो है वो फ्रीज़ कर देते हो, तो फ्रीज़ करते ही ऑटोकैड उन लाइंस को काउंट करना भी बंद कर देगा
और अगर वो लाइन को काउंट करना बंद कर देगा तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी हैवी फाइल्स है तो ऑटोकैड की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। अब वो नॉर्मल स्टेट में चलना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि अभी वो उन लाइंस को, उन ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर भी नहीं रहा। तो अगर विजिबली देखा जाए तो दोनों का काम यही है कि आप दोनों ही केस में हाइड करते हो, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज और ऑटोकैड के कमांड वाइज आप देखोगे तो वो हाइड का मतलब समझता है कि उसको बस हाइड कर रहा है और फ्रीज का मतलब समझता है कि उस लेयर को वो काउंट नहीं कर रहा है, वो वहीं पर फ्रीज है। तो ये फर्क हो जाता है परफॉर्मेंस के मामले में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लॉक की। तो जैसे ही हम लॉक करेंगे आप देखेंगे कि अब हम इसको कोई भी कमांड इस पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और मूव करने की अगर कोशिश करूँगा तो ये अप्लाई नहीं होगा इस पर, तो क्योंकि ये लॉक हो चुका है। तो अगर हमें कोई भी लेयर को हमें मूव नहीं करना होता, कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें मूव नहीं करना होता, हम उस लेयर को डायरेक्ट लॉक कर देते हैं, ऑटोमेटिकली वो लॉक फिर वो मूव नहीं होता या कोई भी कमांड उस पर अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा, ये आपको दिख रहा होगा प्लॉटर। प्लॉटर में क्या है, आपको रेड साइन दिख रहा होगा। अब रेड साइन का मतलब क्या है? रेड साइन का मतलब ये है कि अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, इस ड्राइंग को अगर हम प्रिंट करते हैं तो उसके अंदर, इस प्रिंट के अंदर ये लाइंस नहीं दिखेंगी। ये लेयर्स की जितनी भी लाइन है, इस लेयर में जितनी भी लाइन, जितनी भी ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिखेगा क्योंकि हमने इसका प्लॉटर जो है वो ऑफ कर रखा है। अगर मैं इस पर सिंगल क्लिक करके ऑन कर दूंगा तो अब ये, अगर आप एक्सपोर्ट भी करते हो पीडीएफ में या फिर अगर आप प्रिंट करते हो तो ये लाइंस आपकी आएंगी। तो ये मतलब हो जाता है हमारे प्लॉटर ऑन या ऑफ का। तो अभी मैं फिलहाल इसको ऑन रख रहा हूँ। नेक्स्ट आप डेफ पॉइंट में देखेंगे तो डेफ पॉइंट में ये ऑटोमेटिकली ऑटोकैड वाले जो हैं इसको हमेशा अनहाइड रखते हैं, मतलब कि प्लॉटर हमेशा इसका ऑफ रहता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी ड्राइंग बनानी है, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है और आपको चाहिए कि वो जो है कभी भी आपके प्रिंट में नहीं आए, जैसे कि हम रेफरेंस लाइन बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि रेफरेंस लाइन हमारा कभी भी प्रिंट के अंदर नहीं आए, तो हम हमेशा उसको डेफ पॉइंट में बनाते हैं ताकि वो कभी भी प्रिंट के अंदर नहीं आएगा और हम सिर्फ ड्राइंग में देख पाएंगे और ड्राइंग में उस पर वर्क कर पाएंगे। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो अब हम इसके कलर्स की बात कर लेते हैं। अब हम कलर चेंज करेंगे अगर, तो आप देखेंगे कि मैं कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर और ऑटोमेटिकली जितने भी उस लेयर के अंदर ऑब्जेक्ट थे वो सारे ही कलर जो है वो चेंज हो चुके हैं। ठीक है, वो सारे कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गए जितने भी इसके अंदर थे। फिर हम बात कर लेते हैं लाइन टाइप की। अगेन वही जो हमने ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट किया था ना, वही सारी चीज़ें हैं कि आप लाइन टाइप में फिर अगेन आप चाहो तो लाइन टाइप चेंज कर सकते हो। जैसे कि इस केस में मैं यहाँ पर कर देता हूँ, डैश लाइन में सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप चाहे तो लोड भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसकी लाइन टाइप जो है वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो अब मैं जितनी भी इस लेयर्स पे लाइन बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, वो ऑटोमेटिकली इसकी प्रॉपर्टीज़ उठा लेगा जो भी इस लेयर के अंदर मैंने प्रॉपर्टीज सेलेक्ट कर रखी है। अगर मैं इसकी लाइन वेट को चेंज करके डायरेक्ट कर देता हूँ 0.4 mm, तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा, एट ए सेम टाइम ये थिक भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, विंडो की लेयर में एक ब्लू कलर का कलर डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। तो यहाँ पर मैंने एक तो आपका ये बाउंड्री बना लिया। अब दूसरा ऑब्जेक्ट मैं एक और यहाँ पर बना लेता हूँ जिसको कि मैं दूंगा विंडो ऑब्जेक्ट में। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और डायरेक्ट इसको लेकर चला जाता हूँ विंडो के उसमें। ठीक है, अब आप देखेंगे विंडो में चला गया और ऑटोमेटिकली उसके जितने भी प्रॉपर्टीज़ थे वो इसने अडॉप्ट कर लिए। अगर मैं इस लाइन को डायरेक्ट लेके जाऊँ बाउंड्री में तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगे, डैश लाइन, लाइन वेड्थ, वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो इस तरीके से ड्राइंग को मैनेज करना ईजी रहता है रेदर देन दिस कि हम एक ऑब्जेक्ट के लेयर को जाके, लाइन टाइप को जाके, प्रॉपर्टी में जाके चेंज करें। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। और लेयर में जाने में एक और प्रॉफिट हो जाता है, वो ये कि जैसे ही आप इस लेयर को सेलेक्ट करते हैं एक को, और उसके बाद अगर आप सेलेक्ट सिमिलर करते हैं, सेलेक्ट सिमिलर अगर आप कमांड टाइप करते हैं तो इसके जितने भी इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली सबको सेलेक्ट कर लेता है। इसने इस लाइन को छोड़ दिया, लेकिन इसके जितने भी टाइप के सेम ऑब्जेक्ट थे, सेम कमांड से थे, वो इसने सब ले लिए हैं और वो सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, इसको विंडो में डाल सकता हूँ, डायरेक्ट मैं चाहूँ तो इसको डेफ पॉइंट में डाल सकता हूँ। तो ये प्रिंट में नहीं दिखेगा लेकिन ड्राइंग में हम इसको काम कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये लेयर वाली जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट प्रॉपर्टी के साथ समझ में आ गई होंगी। और नेक्स्ट आप ये देख सकते हो कि इसके अगेन आप ट्रांसपेरेंसी कम और ज़्यादा कर सकते हो, जो अगेन हमने ऑब्जेक्ट्स में किया ही था। तो होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप करंट लेयर कैसे बनाना होता है, फ्रीज से क्या करते हैं, लॉक से क्या करते हैं, इन सब चीज़ों से। अब ये मैनेजेबल कैसे होती है, मैनेजेबल के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद जब हम मेन ड्राइंग बनाएंगे तब हम समझ लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि मैं इन लाइंस को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेंटर लाइन को, और इसको ले जाता हूँ मैं डेफ पॉइंट में। ठीक है, डेफ पॉइंट में, और ये जो बाउंड्री वाली लाइन है हम इसको सेलेक्ट सिमिलर करते हैं, सेलेक्ट सिमिलर। तो ये जितनी भी लाइन है ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गई और इसको मैं ले जाता हूँ बाउंड्री में। तो इसने बाउंड्री की जितनी प्रॉपर्टी वो ले ली और इसने डेफ पॉइंट की जितनी प्रॉपर्टी थी वो ले ली। अब मान लेते हैं मेरे को लेयर को ऑफ करना है, तो या तो आप लेयर को यहाँ से ऑफ कर लीजिए, डायरेक्ट आप यहाँ पर हाइड और अनहाइड करके,
या आप चाहें तो डायरेक्ट कमांड लिख सकते हैं ले ऑफ, तो ये आपका लेयर ऑफ कर देगा। अब मेरे को कौन सा लेयर ऑफ करना है, यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑन द लेयर टू बी टर्न्ड ऑफ। टर्न्ड ऑफ करना है, उस लेयर पे सेलेक्ट कर दो, उस ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट कर दो। तो फिलहाल मैं अभी करना चाहता हूँ डायरेक्ट, अगर आप देखेंगे तो ये डेफ पॉइंट पर है, 0 लेयर पे है, तो इसको अभी हाइड करूँगा, यस। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं डायरेक्ट अब इस पर वर्क कर सकता हूँ। और अगर मैं सेम यही चीज़ करूँ कि मैं अगर लेयर मेरे को ऑन करना है तो मैं लेयर ऑन करूँगा यहाँ से, और अब मैं वो सारे ही जो लेयर जो मैंने टर्न ऑफ किए थे वो अब लेयर ऑन हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट वर्क कर सकते हैं। अगर मेरे को कोई लेयर नहीं चाहिए और मेरे को डायरेक्ट काम करना है तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। जैसे कि मैं दोबारा लेयर ऑफ करता हूँ, LAY ऑफ, लेयर ऑफ, और मैं बाउंड्री वाई लेयर को ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद अब मैं आराम से इन पे जितने भी ड्राइंग्स हैं इन पे मैं आराम से वर्क कर सकता हूँ। अगर ये लेयर वाइज सेलेक्टेड है तो मैं चाहूँ तो इन फर्नीचर लेआउट को भी अलग से हाइड कर सकता हूँ, उसके बाद इस लेयर को हाइड कर सकता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट सेंटर लाइन और कॉलम पे वर्क कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम ड्राइंग्स को मैनेज करते हैं और वर्क करते हैं। तो इससे हमें बाकी सारी चीज़ों की जो ड्राइंग्स होती हैं, लाइन्स होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होती हैं, वो हमें ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती, हमें डिस्टर्ब नहीं करती हैं। तो आई होप सो कि आपको ये लेयर की प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी। तो अब हमने बात कर ली लेयर्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो सब की हमने बात कर ली है। तो यहाँ पर भी सेम अगेन आप देख सकते हैं कि लेयर ऑन ऑफ, ये सारे जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं जो भी अब तक हमने किया है। लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास हज़ारों की तादाद में लेयर हैं, मतलब बहुत बड़ी फाइल है और बहुत सारे लेयर्स हैं, और अब हमें उसे एक एक करके क्या ऑफ और ऑन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर तो बहुत ईजिली ऑफ और ऑन कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर बहुत बड़ी ड्राइंग है, बहुत सारे लेयर्स हैं, तो क्या एक एक करके करना पड़ेगा। तो उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलते हैं मेरी एक दूसरी ड्राइंग की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे एक बार लेयर की लिस्ट देखिए आप कितनी बड़ी है। यहाँ से लेयर स्टार्ट होगा, आप टॉप से स्टार्ट करते हैं लेयर्स को, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से लेयर्स कितनी बड़ी है। अभी हम नीचे जाते जा रहे हैं, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ मैं अभी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लेयर्स कितनी ज़्यादा दिख रही है। अब अगर हमें इतने सारी लेयर्स हैं और हमने सब पे वर्क कर रखा है और अच्छे से वर्क कर रखा है, ठीक है, तो हम कैसे काम करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आई से लिखा हुआ है, पहला वर्ड आपका आई से है, तो इसका मतलब हो गया इंटीरियर के सारे यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। इंटीरियर के वॉल्स हैं, इंटीरियर के सेक्शन है, इंटीरियर के HVAC है, ग्रिड है इंटीरियर के। और अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सी से, सी का मतलब हो जाता है सिविल, ए का मतलब होता है आर्किटेक्चर। तो क्या अब आपको एक एक लेयर पे वर्क करना पड़ेगा या एक एक करके ऑन और ऑफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम देख लेते हैं एक और प्रॉपर्टीज़ होती है जो हम लेयर को कवर कर चुके हैं। उसके नीचे अगर आप देखेंगे टॉगल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा अनसेव्ड लेयर स्टेट। अब हम इसमें क्या करेंगे, अनसेव्ड लेयर स्टेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा न्यू लेयर स्टेट और फिर मैनेज लेयर स्टेट्स। तो सबसे पहले हम न्यू लेयर स्टेट, एक बार लेयर स्टेट क्रिएट कर लेते हैं, बाद में मैनेज करेंगे। तो पहले मैं न्यू लेयर पे जाता हूँ, यहाँ पर आपको दिखेगा ऑटोकैड डिटेक्टेड LM एक्सप्रेस टू लेयर स्टेट, ठीक है। अभी हमें इस पर कोई इशू नहीं है, अभी हम इसको ओके करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा न्यू लेयर स्टेट टू सेव, तो यहाँ पर हम इसका नाम लिख लेते हैं ऑल एक्टिव, ठीक है। और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख लेता हूँ कि इस लेयर स्टेट में सारे लेयर्स एक्टिव मिलेंगे। ये मैंने आपके डिस्क्रिप्शन को आपको समझाने के लिए कर दिया है कि इस लेयर में सारे जितने भी लेयर्स होंगे वो सब एक्टिव मिलेंगे, ठीक है। मैंने एक नेम लिख लिया और डिस्क्रिप्शन डाल दिया उसका, ओके किया। ओके करते ही अब ये जितने भी लेयर्स जो अभी करंट स्टेट था ना वो सब हमारा लेयर स्टेट में जा चुका है। अब एक और लेयर बनाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दोनों का डिफरेंस समझाऊंगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेयर को ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ऑफ कर लिया, LAYO लेयर ऑफ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इन लेयर्स को ऑफ कर देता हूँ, जैसे कि बाउंड्री को ऑफ कर दिया, उसके बाद मैं बैल्कनी टेक्स्ट को ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर फर्नीचर्स को ऑफ कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर डोर्स को, स्टेयर्स को, ये जितनी चीज़ें हैं ये सब चीज़ों को मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ये जितनी भी लेयर्स में होंगी, जिन जिन लेयर्स में भी होंगी वो सब चली जाएंगी और ये लेयर ऑफ हो चुकी है। तो ये कंप्लीट आपको दिख रहा होगा कि ये लेयर जो है वो ऑफ हो चुकी है, सब में ही जितने भी लेयर्स में जिस जिस प्रॉपर्टी थी वो सब जा चुकी है, ठीक है। अब मैं एस्केप कमांड से बाहर आ जाता हूँ, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर लेयर जो है वो सारी ऑफ है। अब मैं इस लेयर स्टेट को भी एक बार को सेव कर लेता हूँ। ये जो अभी जिस हम लेयर स्टेट में हैं कि आधे जो लेयर्स हैं वो ऑफ है और आधे जो हैं वो ऑन है, तो उसको भी हम एक बार को सेव कर लेते हैं। आप चाहें तो ये चीज़ें डायरेक्ट लेयर प्रॉपर्टी में जाके भी डायरेक्ट यहाँ से अनहाइड कर सकते हैं, जो कि अभी मैंने लेयर ऑफ किया है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो बल्ब दिख रहा है वो लेयर ऑफ का ही निशान दिखा रहा है कि इन लेयर्स को मैं जो है वो ऑफ कर चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसे हमने बहुत सारे लेयर्स को जो है वो ऑफ कर लिया है। अब मैं इस लेयर स्टेट को भी सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर जाऊँगा अनसेव्ड में जाके मैं क्लिक करूँगा न्यू लेयर स्टेट। अब मैं न्यू लेयर स्टेट पे क्लिक करके
और यहाँ पर मैं लिखूँगा सेंटर लाइन लेयर इज़ एक्टिव, एक नाम लिख लेते हैं, या सेंटर लाइन एक्टिव ये लिख लेते हैं छोटा सा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं इस लेयर्स में सिर्फ सेंटर लाइन ही दिखेगी। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिखे चाहे नहीं लिखे, कोई इशू नहीं है, बस आपको ऐसा नाम रखना है जो आपको याद रहे। और नेक्स्ट अगर आप किसी दूसरे एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं या किसी दूसरे पर्सन को दे रहे हैं ये ड्राइंग, तो वो भी इन नेम्स को देख के समझ पाए कि इसमें क्या कहना चाहते हो आप, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर ओके कर दिया है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं ओके करूँगा, अब मैं एक काम करता हूँ नॉर्मल स्टेट पे। अब हम यहाँ पर देखते हैं सेंटर लाइन, और आप यहाँ पर टॉगल डाउन कर सकते हो। जैसे ही आप ऑल एक्टिव में आओगे, जो कि हमने बनाया था, और दूसरा हमने बनाया था सेंटर लाइन, ठीक है। तो अगर कोई इंसान डायरेक्ट ऑल एक्टिव में आएगा तो उसके लिए सारे लेयर्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। और अगर वही कोई पर्सन जो है वो डायरेक्ट या आप ही हैं, अगर डायरेक्ट सेंटर लाइन पे जाएंगे तो आपके लिए सारे लेयर्स ऑफ हो जाएंगे और सिर्फ सेंटर लाइन ही आपको शो होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हमने इस केस में किया है। तो इस तरीके से आप जो भी लेयर को बार बार ऑन या ऑफ करते हो वो आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उस स्टेट को जो है वो सेव कर लिया यहाँ पर। अगेन आपको नेम अगर चेंज करना है तो आप मैनेज लेयर में जाके भी आप नेम को रीनेम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। बाकी ये जितनी भी 4 लेयर्स हैं ये ऑलरेडी मैंने बना रखी थी, इस ड्राइंग में थी, तो वो है ऑलरेडी। आप मैं चाहूँ तो उसको डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल इन 2 को क्रिएट किया है आपके सामने, और इन 2 के डिस्क्रिप्शन भी मैंने लिखे हैं। तो इस तरीके से हमें काम करना होता है। हमें बार बार एक लेयर को मैं ऑफ करूँगा, बार बार एक लेयर को ऑन करूँगा, इस तरीके से हम नहीं करते। हम सिंपल सिर्फ इतना सा करते हैं कि उस लेयर स्टेट को ही सेव कर लेते हैं, ताकि कल को हमें जब भी डायरेक्ट सेंटर लाइन की लेयर को एक्टिव करना है, बाकी सबको ऑफ करना है, तो हम डायरेक्ट सेंटर लाइन में जाएंगे और ये हो जाएंगे। तो ये जनरली होता है जब आप बड़े फाइल्स पे, बड़े लेयर्स पे, ज़्यादा लेयर्स पे काम करते हो। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हो ज़्यादा लेयर्स हैं। अब इसमें लेयर्स तो ज़्यादा हैं लेकिन ड्राइंग थोड़ी कम थी। अगर ड्राइंग ज़्यादा होती तो आप और कन्फ्यूज़ होते, इसलिए हमें लेयर स्टेट ऑलरेडी बना लेना चाहिए। और इस लेयर स्टेट को आप डायरेक्ट सेव भी कर सकते हो एक्सपोर्ट में जाके। जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ सेंटर लाइन, यहाँ पे मैनेज लेयर में, ठीक है। मैनेज लेयर में आप जाओगे, आप इसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो जैसे कि हमने ड्राइंग टेम्पलेट फाइल सेव की थी और उसको एक्सपोर्ट कर लिया था ताकि वो सेटिंग्स हमेशा रहें, वैसे ही आप इस एक्सपोर्ट को भी यूज़ करके एक नए वर्जन में कर सकते हो, जो कि आपको दिखेगा लेयर स्टेट IAS वर्जन, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो कि इसमें मैंने सारे लेयर्स सेव कर रखे हैं, लेयर्स ऑल अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। लेयर स्टेट ऑल अकॉर्डिंग टू मी, लेयर स्टेट ऑल अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ डायरेक्ट। अब यहाँ पे मैं करता हूँ क्लोज, और ये जो है अगेन एक एक्सटेंशन फाइल की तरह सेव हो चुका है। तो जैसे ही हम डेस्कटॉप पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे लेयर स्टेट ऑल अकॉर्डिंग टू मी फाइल जो है वो सेव हो चुका है। आप फिर अगर आपको इसको इंपोर्ट करना है तो आपको फिर वैसे ही जाना पड़ेगा और इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने टेम्पलेट फाइल बनाई, फिर उसमें जो ड्राइंग बनाई उसको सेव कर लिया, और फिर उसके स्टेट्स को चेंज कर लिया, ताकि हमें सिर्फ इस टेम्पलेट को क्लिक करना है, इसमें ड्राइंग बनानी स्टार्ट करनी है। जो भी हम ड्राइंग बनाएंगे उसमें हम डायरेक्ट ये स्टेट को डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारे पास जितने भी लेयर हमने स्टेट सेव कर रखे हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएंगे। और लेयर को इंपोर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगेन आप जाएंगे इसमें सेंटर लाइन, यहाँ पे आप करेंगे मैनेज, और मैनेज में आप इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट में आपके पास जो डेस्कटॉप में फाइल है वो आप डेस्कटॉप पे डायरेक्ट इंपोर्ट करेंगे IAS फाइल, और ये आपको लेयर स्टेट जो है वो दिख जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमें वर्क करना होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो करना होता है। इसको भी हम आगे ड्राइंग में यूज़ करने की कोशिश करेंगे अगर हमारे यूज़ में आएगा तो होपफुली आपके लिए ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अभी तक तो हमने बात कर ली लेयर स्टेट की और लेयर वॉक की, लेकिन क्या हो अगर मुझे लेयर को फिल्टर करना हो। अब फिल्टर का मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने वेब ब्राउज़र पे, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ अमेज़ॉन पे मैं एक चीज़ लिखता हूँ और वो है परफ्यूम। मान लेते हैं मुझे परफ्यूम जो है वो सर्च करना है, तो परफ्यूम मैंने डायरेक्ट एंटर किया। अब आप देखेंगे इसमें बहुत सारे परफ्यूम हैं। अब मैं क्या सबको एक एक करके सर्च करता रहूँगा और उसमें जाके सर्च करूँगा और उसको जाके बाय करने की कोशिश करूँगा? नहीं, उससे बेटर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखेगा कि हर वेबसाइट आपको एक फ़िल्टर का ऑप्शन देती है। जैसे कि आपको कौन से डिपार्टमेंट से चाहिए, कस्टमर के रिव्यू ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, कौन से ब्रांड का चाहिए, प्राइस क्या होना चाहिए, मेंस के लिए चाहिए, वुमेन्स के लिए चाहिए या फिर यूनिसेक्स चाहिए, इन सब टाइप से वो फ़िल्टर करने की कोशिश करती है। मतलब कि फ़िल्टर करने से हमारा प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। अगर मैं मेंस पे क्लिक करूँगा तो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा कि मुझे सिर्फ मेंस वाली चीज़ें दिखाई देंगी और मैं ईजिली सेलेक्ट कर पाऊँगा। तो इस तरीके से हम कभी भी फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। तो सेम चीज़ें हम फिल्टर्स लेयर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे करना होता है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लेयर्स पे जाएंगे। लेयर के जैसे ही टूल पैलेट आपके सामने ओपन होके आएगा, आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर देखेंगे ये कुछ टाइप्स के जो हैं वो लेयर आपको यहाँ पर दिखाएगा, ऑल यूज्ड लेयर्स, ठीक है।
तो अब हम इस पर कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें इस पर क्लिक करना होगा, जो कि है आपका न्यू प्रॉपर्टी फ़िल्टर। मतलब कि आपको फ़िल्टर करना है, फ़िल्टर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ़िल्टर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये फ़ाइल कैसे यूज़ होती है और क्यों यूज़ की जाती है। जैसे एक कंडीशन ले लेते हैं, एक सिनेरियो, एक सिचुएशन ले रहा हूँ, आप किसी भी यूज़ में कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अभी इस पे आर्किटेक्चर वर्क सारा हो चुका है, ठीक है, इस पे सिविल का वर्क हो चुका है, इस ड्राइंग पे आर्किटेक्चर वर्क हो चुका है, लेकिन अब इस पे इंटीरियर का काम करना बाकी है। मतलब इसमें अगर इलेक्ट्रिकल का प्लम्बिंग पॉइंट्स देने हैं, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स देने हैं, या फिर इंटीरियर के लिए पूरा एक लेआउट करना है, तो वो सारे काम बाकी हैं। अब आप लेयर्स देखेंगे तो लेयर्स तो बहुत सारे हैं, जिसमें कि आपको आई से इंटीरियर दिख रहा होगा यहाँ पर, जो कि मैंने ऑलरेडी नेम जो है वो इस तरीके से रखा है ताकि आई से इंटीरियर रहे, ठीक है। इस तरीके से हम ऑफिसेज में काम करते हैं। तो आपको आई से जो है वो सारी चीज़ें दिख रही होंगी, सी है, उसके बाद ए से आर्किटेक्चर है, सी से सिविल है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब क्योंकि इंटीरियर वर्क होने वाला है, तो इंटीरियर डिज़ाइनर जो होंगे वो बार बार इन सारे लेयर्स को बार बार उनको देखना पड़ेगा और बार बार उनको नीचे आके सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्यों ना ऐसा फिल्टर करें कि आई से जितनी भी लेयर्स हैं वो सब एक साथ दिखा दे और हमेशा उसको वही ही दिखाए, ठीक है, ताकि उसको कलर चेंज करने में ईजी पड़े। कोई भी अगर कंटिन्यूटी चेंज करनी है, कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी है उस लेयर की, तो वो उसको ईजी पड़े, या और भी तरीके के फिल्टर अगर हमें करने हो तो वो हम कर पाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेयर टाइप करके लेयर के पैलेट को ओपन करेंगे और मान लेते हैं कुछ प्लॉट को हम ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमने प्लॉट ऑफ कर लिया, इसको ऑफ कर लेते हैं। कुछ रैंडम प्लॉट को हम ऑफ कर लेते हैं, कुछ को हम अनहाइड कर देते हैं, जैसे कि ये मैंने अनहाइड कर दिया, ये अनहाइड कर दिया, इसको ऑफ भी कर दिया। इस तरीके से मान लेते हैं हमने कुछ कुछ चीज़ों को ऑफ और ऑन कर रखा है और सारी चीज़ों पे अलग अलग वर्क कर रखा है, ठीक है। तो ये इस तरीके का हमने काम जो है वो कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको फ़िल्टर करने की कोशिश करेंगे। अब इतने सारे लेयर्स में सर्च करने से अच्छा है कि इनको फ़िल्टर करके सेव कर दिया जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे और इस फ़िल्टर का नाम देंगे। तो सबसे पहले इस फ़िल्टर का मैं नाम दूंगा आई से, क्योंकि ये इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए होने वाला है, ठीक है। तो मैं इंटीरियर वर्क लिख देता हूँ, इंटीरियर वर्क, या आप लिख दीजिए कि आई, डायरेक्ट आई लिख देंगे। आपको जैसे लिखना है वो आप लिख सकते हैं, आपको जैसे समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैंने इंटीरियर वर्क लिख दिया है। इंटीरियर वर्क लिखते ही अब आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ये कुछ इसके स्टेट हैं जिससे आपको सेलेक्ट करना होता है, प्लॉट स्टाइल से सेलेक्ट करना होता है, या आपको प्लॉट से, कलर से, इन सब तरीके से आप फिल्टर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इंटीरियर वर्क के लिए नेम से सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं नेम लिखूँगा डायरेक्ट आई। तो आई जैसे ही आप लिखेंगे, आप देखेंगे सारे जितने भी आई के हैं ना यहाँ पर नीचे लेयर्स, वो सब ऑटोमेटिकली आ चुके हैं, जितने भी आई से लेयर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूँगा ओके, और आपको दिखेगा कि यहाँ पर सब लेयर बन के आ गया है, जो कि है इंटीरियर वर्क। तो जैसे ही कोई अगर इंटीरियर डिज़ाइनर के पास ये काम जा रहा है, उसको इंटीरियर के लेयर्स चेंज करनी है, तो वो डायरेक्ट आई पे क्लिक करेगा और उसको सिर्फ आई की लेयर्स ही दिखाएंगी, जो कि मैंने ऑलरेडी सेव कर रखी थी। तो ये हो गया नेम वाइज फिल्टर करना। ये मैंने नेम वाइज फिल्टर किया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें कुछ अनहाइड भी है, जो कि मैंने अनहाइड कर रखा था, ठीक है। कुछ प्लॉटर को भी ऑफ कर रखा है, वो भी चीज़ कर रखी थी। तो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। सेम आप आर्किटेक्चर के लिए सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक और बार सेव कर लेता हूँ, उसके बाद और टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम कर लेते हैं आर्किटेक्चर वर्क। अगेन हम सिर्फ नेम से फिल्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं सिर्फ ए लिखूंगा और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो ए से आ जाएंगी। मैं ओके करूँगा। अब आर्किटेक्चर वर्क जब भी मैं क्लिक करूँगा, मुझे सिर्फ ए लेयर की प्रॉपर्टीज़ दिखाएंगी, क्योंकि हमने नेम वाइज फिल्टर कर रखा है इसमें, ठीक है। अब दूसरे तरीके से फिल्टर करके देख लेते हैं। अगेन न्यू लेयर पे जाते हैं, प्रॉपर्टी पे फिल्टर पे कोशिश करते हैं क्रिएट करने की, और अब की बार मैं यहाँ पर लिखूंगा अनहाइड प्लस नो प्लॉटर। नो प्लॉटर का मतलब कि प्लॉटर ऑन नहीं है, ठीक है। प्लॉटर ऑन नहीं है। और अनहाइड, अनहाइड का मतलब है, सॉरी, अनहाइड की जगह लिखूंगा मैं हाइड, ठीक है। हाइड का मतलब कि वो ऑब्जेक्ट दिखाए जो कि सिर्फ हाइड है। तो इस तरीके का मैं नाम लिख रहा हूँ ताकि अगले को समझ में आ जाए, या मुझे नेक्स्ट टाइम अगर मैं देखूँ तो मुझे समझ में आ जाए, ठीक है। कि यहाँ पर लेयर वाइज आ रहा है, तो अभी लेयर वाइज तो हमें कुछ नहीं सेलेक्ट करना। यहाँ पर हम करेंगे ऑन और ऑफ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगा हाइड वाले, ठीक है। तो जितने भी हाइड वाले हैं वो सारे यहाँ पर लेयर आपको दिख गए होंगे नीचे, ठीक है। ये सारे हाइड हो रखे हैं। और दूसरा मैं करूँगा नो प्लॉटर, जो कि मेरे नाम मैंने लिख रखा है उसके अकॉर्डिंग, नो प्लॉटर। तो प्लॉट का ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नो प्लॉटर वाला लूँगा, जो कि मैं प्लॉट नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर सिर्फ वो लेयर्स फिल्टर हो चुकी हैं जो कि अनहाइड भी है और एट ए टाइम प्लॉट भी नहीं होगी। तो ये दो टाइप के जो हैं वो मैंने लेयर सेलेक्ट कर लिए हैं और मैं ओके करूँगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वर्क करूँगा और ऑन यूज लेयर पे हूँ, तो वो तो मैं नॉर्मल काम कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे चाहिए कि मैं सिर्फ उस लेयर पे जाऊँ जो कि हाइड भी है और नो प्लॉटर भी है, तो मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक करूँगा और वो दो तरीके से फिल्टर होके आ जाएगा। तो इस तरीके से हम और भी प्रॉपर्टीज से लेयर बना सकते हैं। जैसे कि आप लाइन टाइप से बना सकते हो कि सिर्फ आपको चाहिए कि लाइन टाइप जिसके भी
डैश वाली लाइन हो वो लेयर सेलेक्ट हो जाए, तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि इस तरीके से आपको नहीं करना है, मान लेते हैं इस तरीके से आपको नहीं करना है, तो हम और भी तरीके से लेयर बना सकते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि मैं बना रहा हूं लाइन वेट से, ठीक है, लाइन वेट, और मैं यहां पर लिखूंगा लाइन वेट में, लाइन वेट सेलेक्ट कर लेता हूं, जिसका भी 00 mm करके होगा मैं उसी को लूंगा, ठीक है। तो इन 3 लेयर्स के 00 करके हैं, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं लाइन वेट 00 mm, ओके। तो अब ये सिर्फ लाइन वेट से जो भी फिल्टर हुआ है वो तीनों लेयर्स जो आ चुके हैं, यहाँ पे लाइन वेट तीनों के ही 00 है, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। अगर इंटीरियर वर्क है तो इंटीरियर के मैंने लेयर्स अलग कर दिए हैं, आर्किटेक्चर वर्क है तो आर्किटेक्चर, सिविल है तो सिविल कर देंगे, नो प्लॉटर का अलग करना है तो आप उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हैं। और अगर आप इन्वर्ट करेंगे तो इन्वर्ट का मतलब ये होता है कि ये जो आपने लेयर सेलेक्ट कर रखा है इसको छोड़ के उसका अपोजिट हो जाएगा, बाकी सबको दिखा देगा, सिर्फ इस आई वाले को छोड़ के, अगर आप इंटीरियर में सेलेक्ट करेंगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम चीज़ों को फिल्टर करते हैं और फिल्टर आउट करना होता है, ताकि हमें काम जितना ज़्यादा मैनेजेबल हो, जितना ज़्यादा इजी हो, उतना अच्छा होता है, ताकि हम अपने वर्क एफिशिएंसी को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकें और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकें। तो इस तरीके से हमें कभी भी लेयर्स पे काम करना होता है। अगर आपकी फाइल बहुत बड़ी है, लेयर्स बहुत बड़ी है, आपके पास प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, या आप बीइंग एन आर्किटेक्ट आप खुद ही बहुत सारे लेयर्स पे कंफ्यूज हैं और काम कर रहे हैं, तो आपको एक मैनेजेबल तरीके से काम करना होता है, और ये उसका एक बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही एफिशिएंट तरीका है काम करने का। अब हम लोग बात कर लेते हैं लेयर मर्ज की। हम किसी भी लेयर को किसी दूसरे लेयर के साथ मर्ज भी कर सकते हैं। अगर आप लेयर प्रॉपर्टी में जाओगे, मैं LAY जो है लेयर कमांड को एक्टिव कर लेता हूँ। अगर आप लेयर प्रॉपर्टी में जाओगे तो आप देखोगे कि आप किसी भी लेयर को, 2 लेयर को आपस में ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं इस लेयर को इस लेयर के साथ राइट क्लिक करके मैं मर्ज कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे मर्ज सेलेक्टेड लेयर, लेकिन हम यहाँ से नहीं करके मैं आपको यहाँ से सिखाता हूँ कि हम लेयर को कैसे मर्ज कर सकते हैं। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि ये आपको लाइन जो दिख रही है उसका लेयर है A, मतलब आर्किटेक्चर वॉल फुल, और इस टेक्स्ट का जो हमारा लेयर है वो होने वाला है आर्किटेक्चर एनोटेशन नोट। तो अब मैं इस लेयर को इस लेयर के थ्रू मर्ज करूंगा। तो यहाँ पर जो है मैं ले मर्ज LAYMRG ले मर्ज का यूज़ करूंगा। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन लेयर टू मर्ज, तो यहाँ पर मैं इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा और फिर जितने भी लेयर्स होंगे इसके अंदर वो सब ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे। आप देख रहे हैं जैसे कि सब हाईलाइटेड हो चुके हैं ब्लू के साथ, क्योंकि ये पूरी लेयर जो है अब मर्ज होने जा रही है किसी दूसरी लेयर के साथ। तो अब मैं एंटर मारूंगा। अब यहाँ पर मुझे करना है ऑब्जेक्ट ऑन ए टारगेट लेयर। कौन सी टारगेट लेयर पे हमें करना है, तो मैं इस पर करने वाला हूँ जो कि है बाउंड्री वॉल पे। अब जैसे ही मैं करूँगा ये मेरे से पूछेगा डू यू विश टू कंटिन्यू, येस और नो। अब यहाँ पर भी ये सेम ऑप्शन पूछ रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमने ये डायनामिक इनपुट जो है वो ऑन कर रखा है। तो हम यहाँ से कर लेते हैं येस। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारी मेन एंट्री की थी वो इसके साथ मैच हो चुकी है, मतलब कि इस लेयर के ऊपर कंप्लीट प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई हो चुकी है बाउंड्री वॉल की, जो कि हमारी थी वॉल की। तो आप देखेंगे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ए वॉल फुल, तो मतलब इसके साथ जितनी भी बाकी लेयर्स थी टेक्स्ट की वो सब जो है उनका लेयर मर्ज हो चुका है और अब वो वॉल की लेयर में जा चुकी हैं, आर्किटेक्चर वॉल फुल के अंदर वो जा चुके हैं। तो इस तरीके से हम लेयर मर्ज का यूज़ करते हैं। तो अब इसी में एक और कमांड सीख लेते हैं और वो है लेयर को डिलीट करना। जनरली क्या होता है, अगर मैं LA एंटर करके लेयर कमांड में जाऊं, जनरली क्या होता है जिस भी लेयर में अगर आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली रखे हुए हैं पहले से, तो वो लेयर डिलीट नहीं होती। जैसे कि हम एक कोशिश कर लेते हैं कि आर्किटेक्चर वॉल को हम लेयर को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट करता हूँ आर्किटेक्चर वॉल फुल को। तो इसको जैसे ही मैं डिलीट करने के लिए बटन दबाऊंगा आप देखेंगे कि ये 4 नोटिफिकेशन देता है, मतलब एक डायलॉग बॉक्स ओपन करता है और ये बोलता है कि नहीं डिलीट कर सकता क्योंकि इस लेयर के अंदर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो लेकिन फिर भी अगर मुझे इसको डिलीट करना है, ऑल्दो ये रिकमेंडेड नहीं होता, लेकिन अगर फिर भी आपको ये डिलीट करना है तो इसके लिए आप कमांड टाइप कर सकते हैं जो कि है LAYTEL लेयर डिलीट। जैसे ही आप इस लेयर कमांड को एक्टिव करेंगे आप फिर उस लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि है आर्किटेक्चर वॉल फुल। जैसे कि मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पर और आप देखेंगे कि सारी लेयर जो है वो डिलीट हो चुकी है आर्किटेक्चर वॉल के नाम से। अब मैं एंटर मार लूँगा और वो डिलीट जो है वो हो चुकी है। बस ये मेरे से पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो यस मुझे कंटिन्यू करना है और वो डिलीट हो चुकी है। ऑल्दो ये रिकमेंडेड नहीं होता क्योंकि ये फोर्सफुली डिलीट करता है और सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ उठा कर डिलीट कर देता है, लेकिन फिर भी कई बार हमें यूज़ में होता है तो हमें डिलीट करना पड़ता है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमें अगर डिलीट करना है फोर्सफुली तो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं Ctrl Z करके बैक टू रिवर्ट आ जाता हूँ।
तो आई होप सो कि आपको ये दोनों ही कमांड जो है वो समझ में आए होंगे। पहला है लेयर मर्ज और दूसरा था हमारा लेयर डिलीट। अब क्योंकि हम लेयर्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को समझ रहे हैं तो उसमें हम लेयर्स के इन टूल्स को भी समझ लेते हैं। जैसा कि हम बार बार लेयर ऑन टाइप कर रहे हैं, LAYON लेयर ऑन और LAYOF लेयर ऑफ, तो ये सब जो हम टाइप कर रहे हैं वो जनरली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इवन आप जो LAY एंटर करके हम लेयर्स के टूल पैलेट में आते हैं तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस आपको दिखते हैं वो सारी ही चीज़ें जैसे कि ऑन, फ्रीज करना, लॉक करना, ये सारी चीज़ें आपको इसी जगह पर क्विक एक्सेस में मिल जाती है, मतलब क्विकली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा कि ये है लेयर ऑफ का। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा और मेरे को कोई भी लेयर ऑफ करनी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे इस रेड लाइन की जितनी भी लेयर है वो ऑफ करनी है, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा जितनी भी रेड लाइन्स की लेयर होंगी वो सब ऑफ हो जाएंगी। अगर मैं डोर को ऑफ करता हूँ तो डोर ऑफ हो जाएगा। सेम अगर मुझे ऑन करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ऑटोमेटिकली जितने भी लेयर ऑफ हुए थे ऑटोमेटिकली सारे एक बार में ऑन हो जाएंगे। अब उसी में ही नेक्स्ट टूल अगर आप देखेंगे तो ये है लेयर आइसो। लेयर आइसो का मतलब हो जाता है आइसोलेट करना। अब मैं इसका कमांड टाइप कर लेता हूँ LAYISO लेयर आइसो, जो कि इसका कमांड है। अगर आपको कमांड नहीं पता है तो आप इस पर 2 मिनट लिए अपना होल्ड करेंगे माउस को, कर्सर को, तो आपको नीचे लिखा हुआ आ जाएगा LAYISO लेयर आइसो। तो मैं टाइप कर लेता हूँ LAYISO लेयर आइसो, और जैसे ही मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन ए लेयर, तो मैं मान लेते हैं इस डोर वाली लेयर को सेलेक्ट करता हूँ और जैसे ही एंटर करूँगा तो इस लेयर को छोड़ के बाकी सारे लेयर्स जो हैं वो हाइड हो जाएंगे। तो मतलब कि अब मैं ईजिली इन ड्राइंग्स पे काम कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई भी चेंजेस करने हैं तो मैं बहुत ईजिली कर सकता हूँ। और अगर आपको अनआइसो करना है तो अगेन आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अनआइसो भी कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं इन वॉल्स को जो है वो आइसो करता हूँ तो बाकी सारे वॉल्स जो है लेयर्स जो हैं वो हाइड हो जाएंगे। तो ये हो गए, अब हमारे पास सिर्फ वॉल्स है। अब मेरे को लेयर अनआइसो करना है, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली सारे जितने भी आइसोलेट थे वो अनआइसोलेट हो जाएंगे। सेम चीज़ें हम फ्रीज के साथ कर सकते हैं, हम लॉक कर सकते हैं किसी भी लेयर को। अगर आपको लॉक करना है तो हम लॉक कर सकते हैं। सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगेन आप मर्ज कर सकते हैं, जो कि हमने लेयर मैच कह लीजिए या आप लेयर मर्ज कर लीजिए। इस केस में ये होता है कि आप लेयर को मर्ज नहीं करते, 2 लेयर को आपस में मर्ज नहीं करते, सिर्फ एक लेयर की प्रॉपर्टी दूसरी लेयर की प्रॉपर्टी में मैच करवा देते हैं। जैसे कि हम इसको एक्टिव करके देख लेते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मेरे को इस रेड लाइन का अगर देखें, इस रेड लाइन की जो है ये है आर्किटेक्चर फ्लोर लेवल, ठीक है, और वॉल का जो अगर हम देखेंगे वो है आर्किटेक्चर वॉल फ्लोर। तो अब मैं इस पर लेयर मैच करूंगा। जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा और एंटर करूंगा, अब ये मेरे से पूछेगा डेस्टिनेशन लेयर। तो जैसे ही मैं इस डेस्टिनेशन लेयर पे क्लिक करके एंटर करूंगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये वाली जो चीज़ें हैं, जो हमारा फ्लोर लेवल था वो ऑटोमेटिकली मैच कर चुका है इस प्रॉपर्टी के साथ। मतलब हमारी बाकी जो लेयर्स हैं वो डिलीट नहीं हुई या मर्ज नहीं हुई, वो लेयर अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। जो हमारी फ्लोर लेवल थी वो लेयर अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन बस ये यहाँ पर प्रॉपर्टी को मैच कर चुका है, डेट्स इट। मतलब अब इस लेयर की जितनी प्रॉपर्टी होगी वो ऑटोमेटिकली मैच कर चुकी होगी। तो सेम ये लेयर मर्ज की तरह है, बस लेयर मर्ज में एक लेयर जो है वो गायब हो जाती है क्योंकि वो दूसरे के साथ मर्ज हो चुकी होती है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ मैच करवाते हैं। तो इसी तरीके से हम काम करते हैं। लेकिन इसमें एक और एडवांस फीचर है जो कि मैं लेयर आइसो के साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा। जिस तरीके से जनरली आर्किटेक्ट्स वर्क करते हैं वो ये, जैसा कि मैंने एक फीचर आपको बताया कि हम LAYISO लेयर आइसो टाइप करेंगे, और अगर मान लेते हैं मेरे को वॉल्स के साथ काम करना है, वॉल के साथ अगर मेरे को काम करना है, मैं वॉल को सेलेक्ट करूंगा और एंटर मारूंगा तो मेरे पास वॉल्स रह जाएंगी और बाकी सारी चीज़ें हाइड हो जाएंगी। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि बाकी सारी चीज़ें हाइड नहीं हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए आप देखेंगे जैसे ही आप कमांड टाइप करेंगे LAYISO लेयर आइसो, तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है ऑब्जेक्ट, या फिर एक सेटिंग हम कर सकते हैं। तो सेटिंग के लिए S पर हाईलाइट दे रखा है इसने, तो हम S टाइप करके एंटर करेंगे। अब ये हमसे पूछेगा एंटर सेटिंग ऑफ लेयर, लेयर की सेटिंग डालनी है। आपको लॉक एंड फेड करना है क्या, या आप कोई सेटिंग डालना चाहते हैं? तो मैं जनरली अभी लॉक एंड फेड करूंगा। इसका मतलब है कि पहले जितनी भी चीज़ें आइसोलेट हाइड होने वाली हैं उसको लॉक करके बस फेड कर दो, मतलब धुंधला कर दो, ठीक है, कम दिखे, उसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम हो जाए। तो यहाँ पर मैं लॉक एंड फेड को जो है वो ऑप्ट करूंगा, L एंटर, और जैसे ही आप देखेंगे अभी आपसे पूछेगा एंटर फेड वैल्यू, कितना फेड करना चाहते हो। तो मैं ऑलमोस्ट जो है वो 40% फेड करूंगा, 40 नहीं 60% हम फेड करेंगे कि 60% जो है वो फेड हो जाए, और एंटर मारेंगे। जैसे ही एंटर मारेंगे अभी आपका वापस से रिवर्ट बैक में वही क्वेश्चन पूछेगा कि अब आप बताइए किसको आइसोलेट करना है। तो मैं अगेन एक काम करता हूँ, वॉल को आइसोलेट कर लेता हूँ, या वॉल को नहीं, मैं एक काम करता हूँ डोर को आइसोलेट करता हूँ। तो डोर को सेलेक्ट करूँगा और जैसे ही एंटर मारूंगा बाकी सारे लेयर जो है वो फेड हो जाएंगे, हाइड नहीं होंगे इस बार सिर्फ फेड होंगे। एंटर मारूंगा और आप देखेंगे अब ये बाकी सारे लेयर जो हैं वो लॉक भी हो गए और हाइड भी हो गए।
अब अगर मैं इनको सेलेक्ट करूँगा तो ये सेलेक्ट होंगे, लेकिन ये मूव नहीं होंगे, इनके ऊपर कोई भी कमांड एक्टिव नहीं होगा। तो ये फेड हो चुके हैं लॉक होने के साथ साथ, लेकिन एट द सेम टाइम अब हम हमारे डोर्स के साथ जो भी हमें काम करना है, थोड़ा बड़ा या छोटा जो भी हमें चेंजेस करने हैं वो हम कर सकते हैं इसके साथ। बाकी सारी लेयर जो है वो फेड हो चुके हैं। तो इस तरीके से भी कई बार हम काम करते हैं। अगर हमें किसी चीज़ का रेफरेंस चाहिए तो हम ले सकते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास ये फ्लोर प्लान है, मेरे को इसी को देख के एक और फ्लोर प्लान बनाना है, तो मैं बहुत ईजिली जो है वो यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ दोबारा इसके ऊपर। तो इस तरीके से जो है हम काम करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बाउंड्री मिल जाएगी, आप आराम से इसको दोबारा से काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम काम करते हैं लेयर आईसो के साथ। अगेन अब मैं अनआईसो कर लेता हूँ। तो लेयर अनआईसो के लिए आपको LAYUNISO लेयर अनआईसो टाइप करना होगा, आपका लेयर अनआईसो हो जाएगा, या आप यहाँ से भी लेयर अनआईसो कर सकते हैं। लेकिन अब आप जितनी बार भी लेयर आईसो पे वर्क करेंगे वो बार बार इस लेयर को जो है वो हाइड करता रहेगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे LAYISO लेयर आईसो, सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाके इसको ऑफ कर देंगे कि हम इसकी कोई भी सेटिंग को नहीं छेड़ना है, ऑफ कर रहे हैं। ऑफ कर दिया। और अब आप जिस भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे वो कर सकते हैं और एंटर मारेंगे तो बाकी सारे लेयर जो है वो हाइड हो जाएंगे। इस बार लॉक एंड फेड नहीं होंगे क्योंकि हमने सेटिंग को ही ऑफ कर दिया है। तो इस तरीके से आप लेयर अनआईसो पे भी वर्क कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको लेयर्स की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इवन फिल्टर से लेके लेयर आइसोलेट से लेके स्टेट मोड को हम कैसे सेव करते हैं वो चीज़ भी आप सीख गए हैं। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी कैसे करते हैं वो भी सीख गए हैं। लेयर मर्ज करना, यहाँ से लेयर अनआईसो करना, हाइड करना, शो करना, ये सारी चीज़ें आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर होता है हमारा लेयर का कंप्लीट प्रॉपर्टी, कंप्लीट हम जो है इसकी नॉलेज जो है वो हम ले चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे लेयर की कंप्लीट जो टूल पैलेट है हम कंप्लीट रीड आउट कर चुके हैं और हमें कंप्लीट एक इंट्रोडक्शन मिल चुका है। बाकी हम जो ड्राइंग्स बनाएंगे उसमें भी हम यूज़ करेंगे, जितनी जितनी चीज़ों की यूजेस होंगे वो वहाँ पर हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। हेलो गाइस, आई होप सो कि आप लोग मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और इस ट्यूटोरियल को कम्प्लीटली अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और आप लोग का धीरे धीरे जो लेवल है और जो कॉन्फिडेंट है वो इंक्रीज़ हो रहा होगा। एंड गाइस, अगर आप लोग को ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है और आप लोग को धीरे धीरे मेमोराइज हो रहा है माइंड में, तो आप लोग ज़रूर से मेरे इस चैनल, इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन होगा, आप लोग अपना सपोर्ट शो कर सकते हो उस थैंक्स बटन पे क्लिक करके और कुछ अमाउंट अपनी तरफ से जो भी आपकी इच्छा है वो सेंड आउट करके। क्योंकि गाइज इस चैनल को भी सपोर्ट करना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये चैनल आप जानते हो आर्किटेक्चर कम्युनिटी थोड़ी छोटी है हमारी, तो हमें कम में ही थोड़ी सी सर्विस देके खुश रहना पड़ता है। तो अगर आप लोग को वीडियो एंजॉय कर रहे हो और आप लोग को ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपनी मर्जी से कुछ भी अमाउंट सेंड कर सकते हो उस थैंक्स बटन पर क्लिक करके। अगर आप लोग नहीं कर सकते कोई इशू नहीं है, आप लोग आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो उस ट्यूटोरियल को और एक अच्छे आर्किटेक्ट और अपने एक ब्राइट फ्यूचर के साथ आप लोग आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू।